अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। भाई आज आपको मेरी एनर्जी लगे कि थोड़ी सी डाउन है तो मैं पहले से आपसे माजरत मांग चाहती हूँ क्योंकि आज मेरी तबीयत ना थोड़ी सी अजीब चल रही है और ये पता नहीं अजीब सा सीज़न चल रहा है। मतलब चिकनगुनिया भी चल रहा है, डेंगू भी चल रहा है, लोगों को वायरल बुखार भी है। खैर मुझे इन तीनों में से कुछ है तो नहीं, और ना वो आजकल कोविड भी पलट पलट के वापस आ रहा है तो वो भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन ये मौसम बड़ा अजीब है कि इसमें आपकी तबीयत बड़ी अजीब सी है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरी तबीयत के साथ क्या हो रहा है। हिम्मत जान नहीं है, बिल्कुल हिम्मत नहीं है, बट ऑफ कोर्स द शो मस्ट गो ऑन क्योंकि ये शो चलता है तो मतलब लिटरली हमारी ये मेरी थेरेपी है। जो 2 घंटे होते हैं ना, आई एम श्योर कि बहुत सारे जो लोग आप में देख रहे हैं ये आपके लिए भी ऐसी थेरेपी है क्योंकि हम मेहनत इसमें इतनी करते हैं कि आप इन 2 घंटों में ना जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं एटलीस्ट आप वो इन 2 घंटों के लिए तो भूल जाएं, और इन 2 घंटों में आपको एंटरटेन करते हुए आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल हम तलाश करने की कोशिश करते हैं। मैंने अपने बचपन से देखा है, अपने आसपास हमेशा देखा है कि हमारे घरों में ना 2 चीज़ें तो बहुत ही डिस्कस होती हैं, एक तो रिश्ते और दूसरे शादी ब्याह की बातें। मतलब कंफर्म ये चीज़ें तो होती हैं और हमें बड़ा इंटरेस्ट इसमें होता है। हमारे यहाँ ना जॉइंट फैमिली सिस्टम इसको बहुत अहमियत दी जाती है और लोग पसंद भी करते हैं। लेकिन क्या ऐसे ही है? शरई एतबार से तो आपने देखा ही है कि जब उलमा कराम मेरे शो में आते भी हैं तो वो ये बताते हैं कि नहीं भी लड़के जब वो बालिग हो जाए और जब इस काबिल हो जाए कि उतना कमाता है तो आप उसका किचन एटलीस्ट आप अलग करते हैं। यानी कि इससे ये पता चलता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम की अगर हम शरई एतबार से देखें तो उसको इम्पोज नहीं किया गया, वो तो हमारे अपने पर है ना कि होना चाहिए। लेकिन इस जॉइंट फैमिली सिस्टम में बड़ी प्रॉब्लम भी देखते हैं। वेस्ट में अगर मैं देखूं, देखिए वेस्ट में तो शादी का तस्वुर ही बड़ा डिफरेंट है ना। वेस्ट में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा तलाक़ें भी होते हैं, लेकिन वेस्ट में एक अच्छी चीज़ ये है कि जब मियाँ बीवी उनका रिलेशनशिप किसी टर्मोइल से गुजर रहा होता है ना तो दे प्रेफर कि वो बैठें आपस में ख़ुद बात करें, ख़ुद इसका सोल्यूशन निकालें। मैरिज काउंसलिंग और जो काउंसलर्स का तस्वुर है ना ये वेस्ट से ही हमें मिला है। हमारे यहाँ होता ये है कि जब लड़का लड़की में मियाँ बीवी में कोई ना कोई मसला होता है तो जो आसपास के लोग, क्योंकि वो आसपास के लोगों ने वो सिस्टम ज़रा ख़राब किया होता है, तो वो फिर जब आके उसको और सुझाने की कोशिश करते हैं तो मामला और वर्स्ट हो जाता है। क्योंकि सिर्फ लड़का लड़की की बात नहीं हो रही, आसपास के जो घर वाले हैं उनके अपने इतने ग्रजेस होते हैं कि वो नहीं चाह रहे थे कि जी ये मिल के बैठ जाएँ। तो आज ना हम ज़रा जॉइंट फैमिली सिस्टम के हवाले से बात करेंगे कि जॉइंट फैमिली सिस्टम ये कैसा होना चाहिए। ऑफ कोर्स वो लोग जिनके बच्चे छोटे हैं वो बड़ा खुश होते हैं कि, और वो लोग जो कि ख़वातीन स्पेशली जो काम करने के लिए घरों से बाहर निकलती है, क्योंकि अब तो टाइम वो आ गया है कि हर बंदे को कमाना है, ओनली देन आपका घर अच्छा चलेगा। तो उसमें आपको इतनी अच्छी सपोर्ट मिल जाती है कि आपकी सास हैं, आपके ससुर है, बच्चा आप उनके पास छोड़ के जा रहे हैं, आप जहनी तौर पे आप पुरसकून हैं कि मेरा बच्चा सेफ़ हैंड्स में है। क्योंकि जो आपके माँ बाप होते हैं वो आपसे ही बढ़ के आपके बच्चों को चाह रहे होते हैं। आप लोग भी अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं और हमारी टेलीफोन लाइन जो है वो आप लोगों के लिए खुली हुई है। आप लोग कॉल कर सकते हैं और आपके साथ आपकी जो राय या आपको लगता है कि आपको बुरा एक्सपीरियंस जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए या निकल के आपके साथ कुछ बुरा हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ गज़ल सलाम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गज़ल, कैसे हैं? ठीक है। गज़ल सिद्दीकी माफ़ कीजिएगा जी, गज़ल सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ फरहान नादिर साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं। मलिका आज़म साहिबा हमारे साथ मौजूद है जो कि मैच मेकर हैं। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से एक ही सवाल पूछूंगी कि जब आपकी शादी हुई थी तो आपको कैसा सिस्टम मिला था? आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में गई थी या फिर आप न्यूक्लियर सिस्टम में थी? देखिए, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच समा टीवी फॉर इनवाइटिंग मी इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जो हर शो में एक नए एस्पेक्ट के साथ हम उसको कर रहे होते हैं शो को। और दूसरी बात थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लूँ, मैंने आपको कहा कि गज़ल सिद्दीक, गज़ल सलाम नहीं, गज़ल सिद्दीक। मेरे हस्बैंड जो हैं यहीं से बात शुरू करते हैं कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि फैमिली जॉइंट फैमिली सिस्टम में आपके हस्बैंड जो हैं वो आपको कितना फ्रीडम देते हैं, आपको कितना सपोर्ट करते हैं आपके साथ। देखिए, आप अकेले आए हैं, किसी नई फैमिली में आप एंटर होते हैं तो वहाँ आपको जो बिल्कुल एक अपने परों में छुपा के रखता है वो सबसे पहले हस्बैंड होता है। अगर वो आपको जितना फ्रीडम देगा, जैसे मैंने शादी के बाद अपना नाम बदला, गज़ल सिद्दीक से गज़ल सलाम कर लिया, मेरे हस्बैंड का नाम सलाम है, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी पहचान गज़ल सिद्दीक के नाम से है, तुम्हें सब लोग इसी नाम से जानते हैं, तो वाई यू चेंजिंग योर नेम। तो वहीं से मुझे
एक फ्रीडम का एहसास हुआ, एक मुझे लगा कि मेरी अपनी कोई इंडिविजुअलिटी है, बिल्कुल, हाँ। मैं एक अलग एक इंसान हूँ, मेरी पहचान है और मेरे हस्बैंड को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई इनसिक्योरिटी उसमें नहीं आ रही हमारे। और जब मैं शादी करके आई तो मैं बिल्कुल एक 1 यूनिट सिस्टम में बिल्कुल अलहदा से एक घर मिला मुझे। ऑल्दो मेरी सास जो हैं वो अलग, 7 बेटे हैं उनके, लेकिन वो बिल्कुल अलग से रहती थी, नौकरों के साथ रहती थी। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कोई बहू उनके साथ रहना पसंद नहीं करती थी, बल्कि वो किसी बहू के साथ रहना पसंद नहीं करती थी। अच्छा। उनको अपनी इंडिपेंडेंस बहुत अजीज थी और उनको ये लगता था कि ये अगर वो अफोर्ड, आप लोग मतलब डिपेंड करता है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल अलहदा रहती थी, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में कोई किसी की कोई इंटरफेरेंस नहीं थी। मुझे बड़ा इजी पाथ मिला, जैसे मेरी दूसरे जो देवर हैं उनकी जो बीवियां हैं, जो भी जेठ, तो इस हवाले से उनकी भी बड़ी रिस्पेक्ट होती थी। हम ढूंढते थे, मौके ढूंढते थे कि हम उनके पास जाएं और सब लोग मिलते थे, तो एक बड़ा एक अच्छी सी एक लाइफ होती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में जो है वो हर कोई अलग यूनिट अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमारी जो सिस्टम है उसमें जॉइंट फैमिली सिस्टम बड़ा सपोर्ट करता है, आइडियल रहता है। क्योंकि अब आप देखें, कोई भी अगर शादी करने के लिए जा रहा है तो वो बच्चा अपना घर कैसे खरीदेगा, वो सारी चीज़ें कैसे बेयर करेगा, वो एक्सपेंसेस। तो उस हवाले से जब वो अपने माँ बाप के साथ रहता है तो उसको एक घर मिलता है, एक स्प्रिंग बोर्ड मिलता है। वहाँ से फिर वो जब बच्चे बड़े होते हैं, फिर वो प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं, फिर वो चाहता है कि अब मेरा एक कमरे में मेरे 4 बच्चे नहीं पूरे आ रहे, तो फिर वो सारी वहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे वो चीज़ें मैंने नहीं देखी, लेकिन मुझे बड़ा पर्सनली मुझे मुझसे पूछे तो मैं आई एम अ बिग सपोर्टर। मुझे जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा था कि बुजुर्ग आपको कैसा सिस्टम मिला, और आप तो ब्याह के भी गए जॉइंट फैमिली सिस्टम? नहीं, मैं एक्चुअल में मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली थी पूरे, माशाल्लाह 6 भाई, मेरे अम्मी अब्बू और मैं। जब मेरी शादी नहीं हुई तो जो सब कुछ मैंने बचपन से देखा, मैं ये बताऊँ मध्या 50-50 है जॉइंट फैमिली का। और इनकी बात सही है, अगर आपका हस्बैंड स्ट्रांग है ना तो आप वो जिसको कहते हैं ना एक जॉइंट फैमिली पुल सरात है। एग्जैक्टली फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदे मैं आपको बाद में बताऊंगी, नुकसान ये है कि आप अपने बच्चे की सही तरह तरबियत नहीं कर पा सकते हैं। एक साइड पे दादा दादी चचा फुप्पी, मैंने जो देखा ना, और एक साइड पे माँ। अब वो माँ ने मारा है तो वो 4 लोग, वो जो रेस्क्यू करने आ जाते हैं ना, वो 4 लोग आ जाते हैं, तो बच्चे की मेरे तो अपने ये माँ दुश्मन है। माँ तो दुश्मन है। बच्चे की पर्सनैलिटी अजीब सी हो जाती है। वो आपके ये होता है कि वो अपने दादा दादी पुप्पी चचा के उस साइड पे होता है, माँ उसको जालिम लगने लगती है। मुझे जॉइंट फैमिली में ये लगता है कि ये होता है, क्योंकि मुझे अपना याद है कि जब होता था तो हम अपने भतीजे या भतीजियों को वो अपने गोद में ले लेते थे। ये होता था, वो रो रहे कि भाभी ने कुछ कहा, ये कहा। बट ये है कि फ़ायदा भी बहुत है इसमें कि आप अपने आप को अकेला फील नहीं करते। मेरे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा जॉइंट फैमिली था। मेरी भाभी, इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपके इन-लॉज अच्छे हों, जैसे इनके ये कह रही हैं, अगर आपके इन-लॉज अच्छे हों तो जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ आप अलग हो जाओ, वो ज़्यादा बेहतर है। और आजकल की लड़कियाँ, मैंने जो भी पहले कहा था, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुत कम होता है जो एडजस्ट कर पा सकती है। और आपको क्या लगता है उसके पीछे क्या अवामिल है? इसलिए कि अब हमारे जो लड़कियों में वो पैशन वो नहीं है, बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं है। वो अगर सास ने कुछ कह दिया या ससुर ने वो कर दिया तो वो उनके लिए बहुत बड़ा अना का मसला हो जाता है कि ये क्यों कहा। हमारे दौर में मैं तो कहती हूँ कि अगर कोई कहता भी था तो क्या हमारी माएँ कहती थी कि अवॉइड करो बेटा, अवॉइड करो। और ये है कि जैसे मेरी बेटी भी जॉइंट फैमिली में गई है, माशाल्लाह बहुत अच्छे इन-लॉज हैं, बहुत ज़्यादा। उसको कुछ चीज़ फेस करनी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पड़ रही है कि क्या है, सास ससुर भी उसके माँ बाप जैसे, उसकी दादी सास भी उसकी माँ जैसी, उसके देवर भी। तो हर जगह आपको ये प्लस पॉइंट नहीं मिलता। हर जगह आपको ये प्लस पॉइंट नहीं मिलता। नीलम, आपकी क्या इस पर है, मुझे आप बताएं। सो बेसिकली देखिए, जब हम पेरेंटिंग पे बात करते हैं और जिस तरह आपने शो भी स्टार्ट किया कि कपल्स के बीच में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो मैरिटल काउंसलिंग के लिए आते हैं, मदीहा 80% ऑफ द केसेस जो होते हैं ना, उनमें
कपल्स के बीच में प्रॉब्लम नहीं हो रही होती? मैं आपके ना आपका थोड़ा सा भी माइक जो है वो ज़रा इशू कर रहे हैं, तब तक आपको माइक ज़रा सेट करवाती हूँ। तो तब तक मुझे आप ये बताएं कि आप तो क्योंकि मैच मेकर हैं, और जब आपके पास लोग आते हैं उनसे रिश्ते का जब कहते हैं कि हमने रिश्ता करवाना है, तो लड़की वाले ज़्यादा क्या डिमांड करते हैं कि जी लड़की जॉइंट फैमिली सिस्टम में हमारी नहीं जाएगी, क्या वो कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो लड़कियों की मदर्स की यही डिमांड होती है कि छोटी फैमिली हो, सिंगल फैमिली हो या कम से कम फैमिली हो, ख़ासतौर पे जो उनकी नंदे जिसे कहना चाहिए आप, वो कम हो। लेकिन ये गलत है। जैसे इन्होंने अभी मुझसे अभी कहा कि दादा दादी बच्चों को अपनी तरफ करते हैं, तो ये एक उनका मतलब एक जिसे कहना चाहिए ना, उनके अंदर की वो फीलिंग्स होती हैं, प्यार होता है। वो बोलते नहीं है, लेकिन वो कहते हैं सामने नहीं मारो। मारने से बच्चा, मैं कहती हूँ, सही नहीं होता, मेरा तो नहीं ख्याल कि। लेकिन बहुत से ऐसे इश्यूज आते हैं कि हमारी अपने आप को मदर्स को कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम बच्चा कहाँ छोड़ते हैं? दादा दादी के बाद। अब नाना नानी तो बहुत दूर है या शायद नहीं भी है, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा एबिलिटी वही है कि हम अपने दादा दादी या पप्पा पुप्पी को अगर उनको अपना समझना है, वो बोले कि वो हमारी नंद है, हमारा बच्चा ख़राब कर देगी, तो ये मेरे लिए तो सही नहीं है। अच्छा, ज़्यादातर जो लड़के वाले आपसे कहते हैं वो यही आपको बताते हैं कि भी हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में ही रहेंगे, हमारा बच्चा हमारे साथ ही रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से हैं वो तो कहते हैं मैं ऐसे रिश्ते ही नहीं दिखाए जो मतलब आप कह रहे हैं कि जो हमें अलग कर दें या आप अलग घर लेके दें, तो ऐसे तो हमें रिश्ते ही नहीं दिखाए। अल्लाह का शुक्र है, मैं मतलब इस तरह उनसे बातचीत कर लेती हूँ कि वो रहते भी हैं साथ, और माशाल्लाह अब तक कामयाब है। मेरी शादियाँ जितनी भी मैं करवा चुकी हूँ, एटलीस्ट 50+ या 100+ मैं करवा चुकी हूँ, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सही, ठीक है जी। नीलम, आई एम श्योर कि नीलम को माइक जो है वो ठीक हो गया। आपका ओपिनियन में चाहूँगी। बिल्कुल, देखिए शादी इन सेल्फ जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, राइट? उस शादी के चैलेंज के साथ साथ आप कौन सी फैमिली सिस्टम में जा रहे हैं, वो आपकी मेंटल हेल्थ पे कितना अफेक्ट करता है, वो बहुत मैटर करता है। और स्पेशली हमारे यहाँ जिस चीज़ को निगलेक्ट किया जाता है वो है वुमेन की मेंटल हेल्थ को, राइट? शादी हुई है, उस लड़की का रोल चेंज हुआ है, वो एक बहू भी बनी है, वो एक बीवी भी बनी है, वो बहुत जल्द माँ भी बनेगी, तो वो इन सारे रोल्स में कितनी फिट बैठ सकती है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। नीलम, हम ये भी नहीं देख रहे ना कि वो एक पूरा अपनी जगह छोड़ के अपनी एक जगह से पोजीशन कट करके वो इधर आ रही है। देखिए, आप इसको इस तरह देखेंगे, एक पौधा जो कि 20 साल 22 साल अपनी जड़ें एक जगह बना चुका है, आप उसको अपरूट कर रहे हैं और कहीं नई जगह लगा रहे हैं जहाँ ऑलरेडी सेटल्ड लोग हैं। हाँ। उनका अपना वैल्यू सिस्टम है, उनका अपना एक रहने का तरीका है, और एक एडल्ट उस जगह पे जा रहा है, तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट्स तो आने हैं। अब जिस तरह ये लोग भी बात कर रहे हैं कि अच्छे इन लॉज, वो बच्चियाँ खुश हैं या जॉइंट फैमिली में सेटल हैं जहाँ अच्छे इन लॉज होते हैं। अब ये अच्छे इन लॉज की डेफिनेशन क्या है, उसको किस तरह ढूंढें कि अच्छे इन लॉज हों, राइट? मुझे लगता है कि जो पहले ज़माने के, अगर हम कई डिकेड्स पीछे चले जाएं, तो वहाँ जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था सॉरी, और जो अब है, उसमें प्रॉब्लम्स थोड़े थोड़े बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कि बेसिक वजह ये कि पहले लड़कियों का जो रोल होता था ना, वो घर की हद तक कन्फाइंड होता था। आपने घर का ख्याल रखना है, मर्द घर से बाहर कमा कर लाएगा, और आपने घर चलाना है, वो घर से बाहर का सिस्टम चलाएगा। तो सबके अपने अपने रोल्स होते थे। अगर 3-4 बहुएं होती थी तो आपने दोपहर का खाना आप पर हो गया, रात का खाना आप पर, मैंने नाश्ता बना लिया। और वो क्या होता था कि नॉर्मली अपने रिश्तेदारों में शादियाँ ज़्यादा होती थी। अब जबकि वर्ल्ड चेंज हुआ है, ग्लोबल विलेज बना है, हमें इतना एक्सपोजर मिला है, हमें बच्चे जो हैं वो बाहर पढ़ते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ की लड़कियां आ रही हैं हमारी फैमिली में, डिफरेंट ट्रेडिशंस लेकर आ रही हैं, डिफरेंट कल्चर्स लेकर आ रही हैं। तो एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो उस लड़की के पास है। पहले वो लड़की कमाती नहीं थी, उसको पता है अगर मेरे सास और ससुर ने मुझे खाना मयसर है, हमें घर में प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे कपड़े मिल रहे हैं, मैं घूम रही हूँ, फिर रही हूँ। और आपस में जब शादियाँ होती थी, कजन्स सब एक दूसरे को जानते थे, उन लोगों के लिए आपस में कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। जो देवरानियाँ, जेठानियाँ, नंदें सब एक दूसरे को जानती थी। अब जबकि बाहर की लड़कियां आ रही हैं, अच्छा, बहुत सारी जगहों पे मसला ना ये भी था कि क्योंकि वो एक दूसरे को जानती थी। बिल्कुल। हाँ, तो वो कहते मैं तुमको बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। अच्छा, और मेजॉरिटी ज्यादा में 2 बहनें भी आ जाती थी, 3 बहनें भी आ जाती थी। लेकिन ये मैंने देखा है कि वो कहते हैं जानते भी, लेकिन जहाँ पे 2 बहनें भी आती थी, बट एट द एंड ऑफ द डे देखा है कि उन 2 बहनों का भी, चाहे वो देवरानी जेठानी बनने में आई है, भी नहीं बनती है, उनमें नहीं बनती। लेकिन फिर भी लड़की जब कमाती है ना, वो अपने पाँव पे खड़ी है, आप उसको सप्रेस नहीं कर सकते।
लेकिन एक चीज़ आपने नोट की है, ये आप लोग मेरी बात से एग्री भी करेंगे आप सब लोग, कि वो लड़कियां अब जिनको अब देखते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी रहती हैं और जो कमाती हैं उन पे ना थोड़ा सा और प्रेशर बन जाता है, क्योंकि वो जब आती है बाहर से भी काम करके जब घर वापस आती है तो उसको ये भी होता है कि जी मैंने घर आके मैंने किचन में भी काम करना है, मैंने बच्चे को भी देखना है, चाहे वो अपने मियाँ की हेल्प कर रही है कि वो घर में तनख्वाह लेकर आ रही है, लेकिन उससे फिर भी सवाल पूछा जा रहा है तुम्हारा किचन गंदा क्यों है, तुम्हारे बच्चे के नंबर्स अच्छे क्यों नहीं आ रहे, और वो जो गो के मियाँ और बीवी के रोल एक जैसा हो गया है, दोनों कमा के लेकर आ रहे हैं, लेकिन उसी को ज्यादा क्वेश्चन किया जा रहा है। मैं क्योंकि 12 साल कनाडा में रही हूँ तो मैं वहाँ से भी थोड़ा सा कंपैरिजन, वहाँ तो जॉइंट फैमिली सिस्टम का इतना है ही नहीं, हमारी कम्युनिटीज में फिर भी है, में नहीं बिल्कुल थोड़ा बहुत है, लेकिन अदरवाइज बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर जब शादी होती है तो लड़की ये नहीं कह सकती कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ क्यों रहूं, तुम आके मेरे पेरेंट्स के साथ रहो। वहाँ तो इक्वालिटी है ना, वहाँ तो मायूब समझा जाता है। आप 18-19 साल के हो, ठीक है आप कमाने निकलो, आप घर से बाहर निकलो, और मजाक उड़ाया जाता है कि तो अभी भी अपने माँ बाप के साथ रहता है। ये वहाँ भी जब अलग, मेरा ख्याल है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है जॉइंट फैमिली का। बिल्कुल, और वहाँ भी जब लड़का लड़की शादी करते हैं तो वहाँ ये नहीं होता कि लड़का आया है जॉब से, लड़की आई है तो वो उठ के काम करेगी, वो इक्वल होते हैं। वो लड़का भी आके काम करेगा, उसके साथ किचन में खाना पकाएगा, सब कुछ करेगा, या वो ऐसे मैनेज करेगा कि दोनों को काम ना करना पड़े, बच्चों को संभालना है। तो जब लड़की प्रेग्नेंट होती है तो मैटरनिटी जो लीव होती है तो उसको फादर को भी मिलती है, पैटर्निटी लीव मिलती है। तो वहाँ तो बिल्कुल सिस्टम ही बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ तो बहुत मायूब बन जाता है ना, अगर बेटा चाय बना के बहू को दे दे तो अम्मा तो नाराज हो गई, जनमुरीद हो गया। तो नहीं तो अगर वही दामाद दे दे तो वो तो अच्छा दामाद कोई नहीं, अच्छा तो दामाद ही कोई नहीं है। तभी तो बेचारे फिर होता है ना कि घर में बेटे रात में छुप के बेगम के लिए फल लेके जा रहे होते हैं, अच्छा ये खाने पीने की चीज लेके। बिल्कुल ये जॉइंट फैमिली सिस्टम ही देखते हैं मदिया, जॉइंट फैमिली सिस्टम में एग्जैक्टली वाकई में ये होता है कि चुपके से लेकर आए। खैर से मेरी फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा लड़की की माँ सिखाती है, जहाँ तक मेरा राइट है कि बेटा अगर तुम्हें कुछ सास कुछ बोले तो तुम नाराज हो जाओ, तुम घर आ जाना, हम हैं तुम्हारे बैग पे। अगर ये बात माएँ बच्चियों को नहीं बताएं तो मैं कह दूंगी घर संभल गया। और एग्जैक्टली ये सही कह रही है, माँ ही बेटियों का घर लेकिन तबाह आप मुझे एक करती बात बताएं, हाँ वो आप सही बात कह रही हैं, क्योंकि आजकल हमारे पास फ़ोन भी आ गया है। लेकिन जैसे हम पहले अपने बच्चों को विदा करते थे और बच्चों से कहते थे बेटा बस जिस घर तुम्हारी बारात जा रही है तुम्हारी वहाँ से मैयत ही उठ के आए, ये नहीं है, ये बात नहीं है। तो आपको लगती है कि ये बात सही थी? हमारे ज़माने में था ना, हम ऐसे ही नहीं है, इतना अल्लाह का शुक्र है आज यहाँ बैठे हैं, हमने भी बहुत क्राइसिस से गुजरे, लेकिन संभाला, अपने ससुराल को भी लेके चले, अपने मियाँ को, मियाँ ने बोला बेटा ये नहीं करना है बेगम जी, अच्छा आज कह के देख ले कोई मियाँ घर से बाहर हो, डिपेंड इमोशनली ट्रेन नहीं है। हम शादी जब होती है ना ट्रेन ज्यादा हमारी माँ ने हमें ट्रेन किया है। नहीं, मैं आपको बताऊं उस जमाने में अलग तरह तरीके की अपब्रिंगिंग अप थी, अलग तरह तरीके की तरबियत थी। आजकल की बच्चियां कॉन्वेंट में पढ़ रही हैं, इधर उस ज़माने में भी कॉन्वेंट में पढ़ती थी, सब कुछ था, लेकिन बात आती है आपकी तरबियत की। आज को कितनी लड़कियां हैं जो एज इट इज़ हमारी नेचर की हैं, बास लड़कियां नहीं हैं। अच्छा, लेकिन हम ये क्यों नहीं समझते कि अगर आप किसी अब्यूसिव रिलेशनशिप में हो तो उसमें रहते हुए भी आप अपने बच्चे का भी मुस्तकबिल ख़राब कर देंगे, आपके बच्चे का भी उस मैरिज के सिस्टम से बाहर ही उठ जाएगा। नहीं, पहले वक्त में था, पहले वही समझा जाता था कि अगर मैंने तलाक ले ली तो सपोज करें बेटी है तो वो वहाँ तक चले जाते थे कि अब इस बेटी का क्या होगा, इसकी शादी का क्या होगा। कि अगर मैंने शादी होती है ना तो हमारा ज्यादा, मैंने ये देखा है, ज्यादातर ध्यान कपड़ों पे, जेवरों पे, वेन्यू पे। हम कभी उस बच्ची की काउंसलिंग नहीं कराते हैं, हम उन दोनों कपल्स को बिठा के कभी ये नहीं पूछते हैं कि आपके क्या आगे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और गज़ल सिर्फ लड़की नहीं, हम लड़के को भी नहीं बताते कि भाई तुम पे अब जिम्मेदारी क्या पड़ने वाली है और तुम्हें कैसे मैनेज करना है, तुम्हें यू हैव टू मैन अप। उस वक्त की बात अभी तो नहीं, अभी तो मेजॉरिटी लव मैरिजेस होती हैं, अभी तो ज्यादातर लव मैरिजेस के बावजूद देखें हम फिर भी लड़कियों को बहुत अर्ली ऑन कहते हैं कि आपने एक्सपेक्ट क्या करना है, राइट, कि आपकी शादी होनी है, फिर आपको किस तरीके से, जिस तरह अम्मियों के 3-4 साल से कुछ नहीं बोलना, बस खामोश। नहीं, घर पे भी जब आप सिंगल भी होते हैं आपकी अम्मी कहती है यहाँ पे ऐसे बैठी हुई, ससुराल में जाओगी तो पता चलेगा कैसे होता है, ट्रेनिंग बहुत अर्ली हो रही है। लेकिन हमारे जो बॉयज होते हैं, हम लड़कों को कभी नहीं कहते कि जब तुम्हारा लाइफ पार्टनर आएगा तो तुम्हें उसको किस तरह एक्सेप्टेंस देनी है, तुम्हारे रोल में क्या। अच्छा, बात यहीं से शुरू करेंगे कि हम लड़कों को वैसे करीब बच्चों ने हमें भी डराया गया कि लो जी अगले जो है ससुराल से
गालियाँ ना पढ़वाना, वो कहेंगे फूहड़ बच्ची भेजी थी। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आएगा वाकई। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम जॉइंट फैमिली सिस्टम के हवाले से बात करें कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए या फिर एक न्यूक्लियर यूनिट होना चाहिए। यानी कि जैसे आपका बच्चा इतना कमाने जोगा हो जाए, चलिए घर से आप अलग घर ना करें, पर एटलीस्ट आप उसको किचन जो है वो अलग कर लें। अच्छा, बहुत सारे मैं देखती हूँ कि बच्चे जो है शादी के बाद एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी और लेविश लाइफ इसलिए भी गुजार लेते हैं क्योंकि वो माँ बाप के साथ रह रहे होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स उनकी तो इतनी तनख्वाह नहीं होती कि वो एक अलग घर अफोर्ड कर सकें। तो वो माँ बाप के साथ रहते हुए ही बहुत से अपनी कमियां जो हैं वो पूरी कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास ऑफ कोर्स माँ बाप का शेल्टर होता है। लेकिन जहाँ पर वही बात अफोर्ड कर सकते हैं तो कोशिश होनी चाहिए कि एटलीस्ट आप किचन अलहदा कर दें। ये मैं नहीं कहती, आपने उलमा कराम से सुना भी हो जो हमारे शो में कहते भी हैं। अच्छा, जॉइंट फैमिली सिस्टम के वाले से बात तो करेंगे, लेकिन एक और चीज़, क्योंकि हम काउंसलिंग की बात कर रहे थे कि जी लड़की की काउंसलिंग क्यों नहीं होती, तो लड़के भी काउंसलिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप उनको बताएं कि व्हाट यू आर गेटिंग इनटू। एग्जैक्टली, और आपकी ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि आप एक नए पर्सन को अपनी लाइफ में शामिल कर रहे हैं और वो आपके लिए आपकी फैमिली में एडजस्ट होना चाह रहा है। तो आपकी एक्सेप्टेंस उस नए पर्सन के लिए बड़ी ज़रूरी है, राइट? आपका स्टैंड लेना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, आपका फॉरगिविंग होना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। देखें, कोई भी आप नई चीज़ लर्न करते हैं ना, उसमें वक्त लगता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम में प्रॉब्लम ये आता है कि जज करने वाले लोग बहुत होते हैं। ज़्यादातर वो नज़र आ रहा होता है कि अच्छा इसने ये किया, ये इतने बजे उठी, वो 4 लोगों को पता होगा। अगर आप अपनी इंडिविजुअल स्पेस में होते हैं तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने बजे उठे हो, कितने बजे नहीं उठे हो, राइट? तो ये सारी चीज़ें आप किस तरह मैनेज करते हैं, आपकी मैरिज और फिर आपका कनेक्शन विद एवरीबडी एल्स, ये आपके हस्बैंड पे बहुत डिपेंड करता है। अनफॉर्चुनेटली मतिया होता क्या है, हमारे यहाँ लड़कों को सिर्फ ये पता होता है कि एक फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर ऐड होना है जब बीवी आएगी, दैट्स इट। इसके अलावा उनकी इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उस शख्स को लेकर, और लड़कियों का जो ब्रेन है, उनके जो जज्बात हैं वो लड़कों से बहुत मुख्तलिफ हैं। तो उसको हैंडल कैसे करना है, हमें बिल्कुल जो है वो अवेयरनेस नहीं होती। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ जिसका बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो फैमिली प्लानिंग का है कि जब ठीक है हम बड़ा शर्माते हैं कि भाई किसी लड़का लड़की की शादी हो रही है तो हमने उनसे फैमिली प्लानिंग के वाले से बात कैसे करनी। नहीं, शादी के फौरन बाद माए कहते खुशखबरी कब आ रही है। हाँ, ये मेजॉरिटी खुशखबरी कब आ रही है। खुशखबरी अल्लाह सबके घर लेकर आए, लेकिन जब बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ हो जाती ना तो वो आपके लिए हल्की सी बैड न्यूज़ बन जाती है, क्योंकि आप औरत की सेहत भी तो देखें। मैं अपने बचपन से देख रही हूँ, अपने बचपन से कि ऐड चलते थे कि जी छोटा कुनबा छोटा कुनबा छोटा कुनबा, ठीक है, वो ऐड अभी तक चल रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुनबा काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। अभी पिछले दिनों मैंने बुश अंसारी साहबा का एक इंटरव्यू भी देखा और उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने बचपन में जिंगल गाया था कि छोटा कुनबा और खुशहाल ख़ानदान और खुशहाल कुनबा सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। लेकिन वो कहती मैं अपने बचपन से जिंगल गाते गाते हमें स्टेज तक पहुँच गई हूँ, लेकिन कुनबे पे काम नहीं हुआ। वो इस वजह से क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी पार्टी का भी हम देखें मंशूर में है ही नहीं कि उन्हें आबादी को कंट्रोल कैसे करना है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा देखिए, जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है वो औरत इफ़ेक्ट हो रही है। उसकी बॉडी जोगी नहीं रहती, वो एक बच्चा पैदा करती है, वो दूसरा बच्चा पैदा करती है, वो तबातों से जब बच्चों की लाइन लगती है तो उस बेचारी की बॉडी में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि वो जो बच्चा जो उसकी पेट में जो एक जान रखता है, जो उसके पेट में पल रहा है, वो उसको भी वो चीज़ें दे सके जो इसके लिए ज़रूरी हैं। तो क्या होता है कि बच्चा भी मैलन्यूट्रिशन उसको फेस करनी पड़ती है और माँ को तो ऑलरेडी वो फेस करनी पड़ती ही है। तो फिर इसी वाले जो है ना एक फिर एज में आके नेगेटिव हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बिजनेस एग्जीक्यूटिव के तौर पे पब्लिक प्राइवेट एंड सोशल सेक्टर से इनका ताल्लुक भी है, डॉक्टर अजीज़ रब साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ग्रीन स्टार की CEO भी हैं। और साथ में ये बहुत अरसे से आपको भी बताते चलो कि जो ग्रीन स्टार है वो 1991 से पब्लिक हेल्थ सेक्टर में बहुत सिग्निफिकेंट काम भी कर रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है लोगों की, खुसूसी तौर पे ख़वातीन की, उनको बेहतर बना सके। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मदिया,
थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही है यहाँ पे। और इसमें से वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो अभी हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि वही डॉक्टर साहब हम अपने बचपन से सुन रहे हैं ये फैमिली प्लानिंग के हवाले से, लेकिन अभी तक हम ना उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी के मंशूर में भी देखते हैं, ना हम उसको प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि भी औरत की हेल्थ मैटर करती है। तो आप लोग तो इतने अरसे से काम कर रहे हैं, तो आप लोगों ने क्या देखा है कि लोगों की सोच इवॉल्व हो रही है, कुछ हो रहा है? मदिया, अब बड़ी ज़बरदस्त बात है कि घर की बात हो रही है, जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात हो रही है, और इसमें जहाँ कहीं भी तजाद आता है उसकी वजह ये होती है कि इख्तियार किसके पास कितना है। ना इख्तियार से जुड़ी हुई एक बात कि पहले हम सियाक़ व सबाक़ समझने की कोशिश करें। 245 मिलियन पाकिस्तान की कुल आबादी होगी। जिस तरह से घर वही था जो अब्बा बना के गए थे, उसमें बच्चों की शादियाँ होती जा रही हैं, लोग ऐड होते जा रहे हैं, मकान बड़ा नहीं हो रहा, कमरे छोटे होते चले जा रहे हैं। और जब ज़मीन कम हो रही है, हिस्सा कम हो रहा है, तो उसमें इख्तियार कम हो रहा है। उसमें इसका असर पड़ कौन रहा है, इस पर ब्रंट कौन ले रहा है? इसका सारा का सारा ब्रंट बहुत हद तक वो औरत ले रही है जो इसका न्यूक्लियस है ना। पाकिस्तान में तकरीबन हर साल 10 मिलियन प्रेगनेंसीज़ होती हैं। 10 मिलियन प्रेगनेंसीज जब होती हैं तो उसमें तकरीबन 50 लाख 5 मिलियन अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ हैं, अनचाही प्रेगनेंसीज़ हैं। नहीं चाहते थे, एक्सीडेंटली प्रेग्नेंट हो गई वहाँ पे। जब कभी भी एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी या अनचाही प्रेगनेंसी होती है तो अब जाहिर है प्रेगनेंसी के बाद माँ की मुतवातर प्रेगनेंसियों से माँ का जिस्म कमज़ोर होता चला जाता है, बच्चों की पेट के अंदर ग्रोथ की रिटार्डेशन हो जाती है, माँ अनीमिया का शिकार। 60% औरतें पाकिस्तान में अनीमिया का शिकार हैं, तकरीबन 80% विटामिन डी का शिकार हैं। कुछ स्टडीज़ के मुताबिक 45% कैल्शियम की कमी, विटामिन डी, एनर्जी, प्रोटीन की मैल न्यूट्रिशन का शिकार होती हैं। इनसे पैदा होने वाले बच्चे जिस्मानी तौर पे या जहनी तौर पे कमज़ोर रह जाते हैं। स्टंटिंग एज़ हाई एज़ बाज़ स्टडीज़ के अंदर 20% के करीब है यहाँ पे ना। मुतवातिर प्रेगनेंसियों में अगर माँ 5वीं 6ठी प्रेगनेंसी में जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की कमियों की वजह से अगर दुनिया से चली जाए, कोई ख़बर नहीं बनती। इसकी अदाद शुमार के हिसाब से। डॉक्टर साहब आपकी कथा कलामी की माजरत, स्टिल बर्थ्स भी तो कितनी होती हैं इसी वजह से। जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। हमारे पाकिस्तान में तो बड़ा इसका वो नंबर बढ़ता जा रहा है, खतरनाक हद तक। जी, तकरीबन 10 मिलियन प्रेगनेंसीज में 5 मिलियन अनवांटेड हैं, और हर साल अनवांटेड प्रेगनेंसीज के नतीजे में लोग दूसरा रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। अबॉर्शंस की तादाद बढ़ती चली जा रही है। 26 से 28 लाख अबॉर्शन हो रहे हैं, जिसके नतीजे में हर महीने 1400 औरतें तकरीबन इस दुनिया से चली जाती हैं और कोई हेडलाइन नहीं बनती। अच्छा, ये एक फिगर है ना, एक वाक़या है, लेकिन ये हादसा साने में उस वक्त तब्दील हो जाता है जब हमें ये पता चलता है कि हम जो घर में कमरों और इख्तियार की बात कर रहे हैं, इन औरतों को बचाया जा सकता था। और ये क्यों मर गई? ये इनको इख्तियार नहीं था कि अपनी पहली प्रेगनेंसी कब हो, जिस तरह से आपने अभी बिल्कुल सही फरमाया कि खुशी की खबर की तवक्का रह जाती है फ़ौरन। दूसरी बात ये होती है कि इनकी 2 प्रेगनेंसियों में वक्फा कितना होना चाहिए और अगली मरतबा प्रेगनेंसी। तो आई थिंक सबसे पहली चीज़ जो है, और इसमें कोई दीनी रुकावट भी नहीं है, क्योंकि हमारा दीन भी कहता है जिसने एक इंसान की जान बचाई, जिसने बिल्कुल पूरी जैसे इंसानियत की जान बचाई। सो इसमें जो रुकावट है उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि हमारे यहाँ जो टोटल पैसा तकसीम होता है सूबों में, NFC अवार्ड जिसको कहते हैं, वो लोगों के ऊपर होता है। जिस सूबे में जितने ज़्यादा लोग हैं वहाँ का वोट बैंक उतना ज़्यादा होगा। जब वोट लेके उनका असेंबलीज़ में जाएंगे तो उनके तादाद के ऊपर ही हमें उस ख़जाने में से अपना हिस्सा मिल रहा होगा। तो इस तासुर को ख़त्म करना, इसका पॉलिसी बनाना कि आबादी के हिसाब से वसाइल नहीं मिल रहे होंगे, बल्कि इसका ताल्लुक़ कितना खर्चा किया जा रहा है उनकी निगहदाश्त के ऊपर। अच्छा, मुझे बताएं हम कैसे उस पुराने ट्रेंड से निकलें अब के, और किस तरीके से आपको लगता है कि अब हमें आने वाली नस्लों को अवेयरनेस देने इस पे, आपको लगता है हमें स्कूल से शुरू करना चाहिए और स्कूल से लोगों को बताना चाहिए कि कंट्रोल आबादी कितनी अच्छी है, कितनी बेहतर है? बढ़िया। इसमें ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग पिछले 33 सालों से 23,000 सर्विस प्रोवाइडर्स को ट्रेन कर चुका है ना, जो तौलीदी सेहत के बारे में, माँ बच्चे की सेहत के बारे में आगाही फराहम कर रही है। सरकार भी इस बारे में काम कर रही है। 90 की दहाई में बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की मौजूदगी में PWD का जब क़याम आया था, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट, उसने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन अब उस पर उतना सादा काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसमें वजह इसकी ये है कि हम भी समझते थे कि हमें माओं को समझाने में, कपल को समझाने में सब कुछ पता था, एंड वी वर फोकसिंग ऑन मेन एंड वुमेन। यहाँ कहानी बदल गई। मोहसिन हमारे साथ बड़ा हादसा हुआ
हम रह गए, हमारा ज़माना गुजर गया। और वो ज़माना क्या हो गया? 64% आबादी यूथ पे मुश्तमिल है। वो एक अलग ज़बान बोलते हैं, वो अलग मीडिया देखते हैं, वो टिकटॉक पे हैं, स्नैपचैट पे हैं, यूट्यूब पे हैं, फेसबुक के ऊपर हैं। दे आर ऑन अ कम्प्लीटली डिफरेंट टेंजेंट। तो अगर हमें कामयाब होना है तो वो लोग जो कि कॉलेजों में आए, यूनिवर्सिटी में, जो फारिग व तहसील होते के साथ ही किसी ने अपनी ज़िंदगी शुरू करेंगे, वो नेस्ट, वो घोंसला बना रहे होंगे, जिस तरह से आपने भी बताया कि उनको उसके लिए तैयारी नहीं की जा रही है। वी हैव टू, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हम मेन एंड वुमेन पर फोकस किए बगैर, लड़के लड़कियों के बारे में नहीं सोचा, यूथ को इंगेज नहीं किया, एडोलेसेंस को इंगेज नहीं किया, तो ये मसला हल नहीं होगा, क्योंकि आबादी का 64% यूथ पे मुश्तमिल है। बिल्कुल, तो उनको ट्रेन करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, मैं भी आपके पास दोबारा आऊँगी, क्योंकि देखिए जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के वाले से बात करते हैं तो बहुत कहते हैं ना कि हिचकिचाहट का शिकार हो जाते हैं इस हवाले से बात करने में भी। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को इस हवाले से इनसे बात भी करें। अच्छा, आप जो बात, हम जो जॉइंट फैमिली सिस्टम के वाले से बात कर रहे थे और ये स्पेसिफिकली जो बात कर रहे थे, तो उसमें बहुत सारे जो प्रेशर आ रहा होता है वो ये होता है पहले कि जल्दी जल्दी बच्चा पैदा कर लो। अच्छा, बच्चा हो गया, अच्छा जिसकी बहन कब आएगी, इसका भाई कब आएगा, वो भी हो जाए। और अगर बेटियां हैं तो इनका भाई कब आएगा। और ये जो अभी बोल रहे हैं ना कि यूथ अगर कपल अगर प्लानिंग भी करना चाहें तो उनके पेरेंट्स का इतना आगे पीछे से, पूरी फैमिली से इतना प्रेशर होता है। 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, कुछ नहीं हुआ, फिर आपस में ये सारी बहू में है बुराई, ये वाली चीज़ है, ये है, ये इतना प्रेशर। जो यंग कपल अगर वो प्लानिंग भी करते हैं ना तो वो प्लानिंग तोड़ देते हैं, क्योंकि उनको इतना प्रेशर मिलता है कि वो प्लानिंग ही तोड़ देते हैं। वो कहते हैं जाए मेरी सारी। बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है कि लड़कियों को ये कहा ज़्यादा भी जाता है उनके घर वालों की तरफ से भी कि बेटा तुम बच्चा पैदा कर लो, हाँ, सिक्योर हो जाए शादी, घर में कोई लड़ाई हो जाए, आप एक और बच्चा पैदा कर लो, देखिए आपका हस्बैंड आपके उसमें आ जाएगा। हाँ, एक और भी तो एस्पेक्ट है ना कि लड़कियों को इसलिए भी जल्दी कहा जाता है कि आप जल्दी से बच्चे पैदा करें, क्योंकि उनमें जो एक सर्टन अमाउंट ऑफ एग्स होते हैं वो हर महीने रिलीज हो रहे होते हैं। वो जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही होती है, उसकी जो क्वालिटी है उन एग्स की, वो थोड़ी सी ख़राब होती जा रही होती है। फिर वो जब 30-35 क्रॉस कर लेती है, उनको कंसीव करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इन्वॉल्व करती होती हैं इन चीज़ों में। लेकिन उसमें अगेन आप अर्ली 20s में अगर शादियाँ हो रही बच्चों की, बच्चे पैदा करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन आप उसमें वक्फा दें, अपनी प्लानिंग करें, और प्लानिंग में वो कपल को जो है वो पूरा इख्तियार दिया जाए कि वो अपनी कब प्लान करें, कब करना है। में तो कितने बच्चे कर लिए जाते हैं लोगों को, मेजॉरिटी मैंने देखी है वो प्लानिंग में आपके नहीं होते। आपकी फैमिली इस साइड से उस साइड से, दोनों साइड से प्रेशर्स होते हैं। दूसरा एक मेरा सवाल आप लोगों से है, और क्या आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दी हम अगलों को कह रहे थे कि जी बच्चा पैदा करो, अभी हम देखते हैं कि उन दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं, और हमें लगता है कि वाहिद अंडरस्टैंडिंग का जो हल है वो बच्चा है, चाहे वो बाद में पैदा करके फिर वो कहते हैं बस इस बच्चे की वजह से मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। फिर मैं ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें देखी, हमारे साथ केस स्टडी भी मौजूद है, ज़रा मैं उनसे भी बात कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, इनको माइक, आपको माइक आपके पास जी। वालेकुम अस्सलाम जी नादिया जी, मैं चाहूँगी कि आप बताइए आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम के वाले से अपने एक्सपीरियंस का बताएं आप। जी, मेरा बेटा 17 साल का है और ससुराल में 17 साल से हूँ। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में सबसे बड़ा मसला ये है कि जब हम एक साथ रहते हैं तो बच्चों में कॉम्प्लेक्स कंपटीशन होता है। अब ये कि चचा के बच्चे जो हैं अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, ठीक है, वो तो देखें वेकेशन पे घूमने के लिए गए थे, हम तो कहीं जाते नहीं हैं, तो इसमें ये बड़े मसले मसाइल आते हैं। ठीक है, तो आपने सबसे ज़्यादा क्या फेस किया, यही कि बच्चों के आपस में कंपटीशन बहुत है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। सही। और आपको लगता है कि आपको फिर पीछे सासू वगैरह को सपोर्ट करते हैं इसमें? जी हाँ, करते तो हैं, लेकिन बात फिर वही आ जाती है ना कि मेरे हस्बैंड फाइनेंशियली थोड़े वीक है, और जो मेरे दूसरे फैमिली पर्सन हैं उनकी ज़रा स्टैंडर्ड के हालात हैं, तो बस ये कि हमें दबाया जाता है और हमारे बच्चों पे मतलब प्रेशर है। तो फिर आप लोगों ने से कभी सोचा कि आप बात करें इस पर कि भाई ये हमारा बच्चा जो है वो बड़े प्रेशर में आ रहे हैं? काफ़ी कोशिश की कि हम अलग हो जाएं और अलग रहकर मतलब यानी अपने बच्चे की परवरिश सही कर लें, लेकिन बात फिर ये होती है कि हम अगर निकलेंगे घर से बाहर जाते हैं तो फिर वो दूसरे वो कहते हैं कि अगर इन्होंने घर से अलहदगी इख्तियार की तो हम भी घर से बाहर जाना चाहेंगे, हमें भी अलग घर चाहिए। आपके और आपके जो देवर के जो बच्चे हैं वो क्या एक ही स्कूल में जाते हैं? अलग अलग स्कूल में है, लेकिन मेरा बच्चा ज़रा स्टैंडर्ड में कम स्कूल में पढ़ता है और वो ज़रा तो फिर वो बच्चे में कॉम्प्लेक्स आता है कि मम्मा देखें वो तो
इस स्कूल में पढ़ रहे हैं और मेरा यहाँ पर है, तो वो आपस में बच्चों में भी बड़ा कंपटीशन होता है, उनको ताने मारते हैं और कहा जाता है हाँ ये एक कांस्टेंट प्रेशर हम ये भी देखते हैं, एक कंपटीशन है। पहले तो ये कंपटीशन होता है, अच्छा फलानी जो वो लड़की आई है वो इतना जहेज लेकर आई है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अच्छी क्रॉकरी भी नहीं देखी, देखो प्लास्टिक के तुम्हें बर्तन दे दिए, मतलब यहाँ तक बातें होती हैं। फिर उसके बाद जब बच्चे हो जाते हैं फिर ये भी वाकई किया जाता है कि अच्छा उसके तो बेटे हैं, तुम्हारी बेटियां हैं। और फिर ये भी होता है कि अच्छा अभी तुम्हारा बच्चा लायक है और इसका बच्चा नालायक है। ये कितना टॉक्सिक माहौल बन रहा होता है। डेफिनेटली देखें, कंपैरिजन जो है ना, इनफैक्ट शादी करना और फिर बहुओं को लाना और उनके बच्चों में कंपेयर करना तो मतलब बहुत दूर की बात है। अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों में ही कंपैरिजन शुरू कर देते हैं राइट फ्रॉम द स्टार्ट। ये मेरा जो है लायक बच्चा है, ये मेरा बस ऐसा ही है, ये स्ट्रीट स्मार्ट सा ही कुछ भी कर लेता है। तो वो जो पेरेंट्स लाशऊरी तौर पे उनको लगता है कि वो अगर पॉइंट आउट करेंगे तो वो ज़्यादा मजबूत हो जाएगा या उसको बुरा फील होगा और वो हेल्दी कंपटीशन होगा, लेकिन ये ज़्यादातर जो है आपके अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और इन्फीरियोरिटी डेवलप करता है, जिसे हम कहते हैं हमारी ज़बान में कि उसकी जो है सेल्फ इस्टीम लो हो जाती है और वो उसी लो सेल्फ इस्टीम के साथ बड़ा होता है। और जब उनके बच्चों के साथ ये होता है तो वो उनको डिफेंड नहीं कर पाते, वो उनके लिए स्टैंड नहीं ले पाते। जिस तरह इनके लिए सबसे ईजी ये है कि वो अपने बच्चों को उस माहौल से बचा लें, वो रोज़ वो साथ खेलते हैं, ये करते हैं, वो नया टॉय लेकर आएंगे, सारी चीज़ें इनको खुद तकलीफ होती है क्योंकि जिस तरह इन्होंने बताया उनके हस्बैंड खुद जो है फाइनेंशियली तौर पर वो उतने सेटल नहीं, तो यानी कि उनको भी वो कंपैरिजन फेस करना पड़ता है राइट। सो और ये लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम्स हो गई या न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम्स हो गए, जो चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की अपने बचपन में जब आपके बच्चों के साथ होंगी और वो उसी माहौल में बड़े होंगे तो डेफिनेटली सबने नेगेटिव तौर पे इफेक्ट होना है। तो आप एक हेल्दी स्पेस, वेदर वो जॉइंट हो वेदर वो न्यूक्लियर हो, जहनी तौर पे वो एक हेल्दी स्पेस हो बच्चे के लिए भी, माँ के लिए भी और एक फैमिली के लिए। और वो हेल्दी स्पेस हम एज अ कम्युनिटी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, इस पे बड़ी बात करें। हेल्दी कैसे हो सकता है हमारे, ये भी मैं पूछना हेल्दी। अगर मैं जो बात हम कर रहे थे कि ज़्यादा बच्चे, अगर मैं वहाँ पे उस पर थोड़ा सा मैं ऐड करूँ, क्योंकि हमने फिजिकल हेल्थ और उसके कॉन्सिक्वेंसेस की तो बात की, हम मेंटल हेल्थ जो डैमेज होती है मदर्स की और पेरेंटिंग पे, जो बच्चों पे जो असर पड़ता है, बढ़िया हमें लगता है कि बड़े हो गए अचानक से, इसमें गुस्सा कैसे आ गया, इसकी पर्सनालिटी क्यों डैमेज हो गई, ये टॉक्सिक है, ये नार्सिसिस्टिक है। देखिए आप बैकग्राउंड में तो जाए जहाँ पर उसको वो तवज्जो दरकार थी, उस माँ की मोहब्बत को दरकार थी, वो माँ बेचारी चूल्हे में और सबको गरम रोटियां देने में और वो अपने बहू के रोल में वो इतनी फंस जाती है कि वो एज अ मदर जो है वो टाइम दे ही नहीं पाती है। एक बच्चा हो गया, चलो ठीक है, दादी ने रख लिया, इसने रख लिया, वो सबके हाथों में पल गया। दूसरा बच्चा हुआ, वो निगलेक्ट का शिकार होते हैं, वो फिजिकल तौर पे निगलेक्ट का शिकार होते हैं, वो जहनी तौर पे निगलेक्ट का शिकार होते हैं। तो आपका जो बच्चा पैदा करना है ना, वो जितना ही मुश्किल काम लगता है लेकिन वो फर्स्ट स्टेप है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं यही सोच रही हूँ कि आप लोग के पास अब ये चैलेंज नहीं है कि आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे बात करनी है, आपने उसकी नफ्सियाती हेल्थ को भी देखनी है। कि ऑफकोर्स जिनके पास आप लोग जा रहे हैं और जिनको आप अवेयर करने की कोशिश करें, वो बड़े साइकोलॉजिकल बड़े प्रेशर से चीज़ों से गुजरें, तो फिर आप ये कितना डबल कर देता है आप लोगों का काम? पहले तो मदिया ये बात जो उन्होंने अभी डॉक्टर साहब ने फरमाई है बिल्कुल वजह है। हम जिस्मानी सेहत की बात तो कर रहे होते हैं क्योंकि जिस्मानी ज़ख्म नज़र आ रहे होते हैं, रूहानी और नफ्सियाती जो ज़ख्म होते हैं वो कभी गुत्तियाँ सुलझती नहीं हैं यहाँ पे। देखा ये गया है कि जब हम अंडर एस्टिमेट करते हैं हमारी आज की जो यंग जनरेशन है, मैं इस बारे में बड़ा पुरुमीद हूँ। अभी रिसेंटली ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग ने पंजाब में तकरीबन 30 यूनिवर्सिटियों में असातिज़ा को उस चीज़ के ऊपर रोशनास कराया है कि फैमिली प्लानिंग, पैदाइश में वक्फा जिससे माँ बच्चे की सेहत आएगी, उससे माशी खुशहाली आएगी, इसके बारे में शऊर दिया। उनको जो मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन अवेलेबल हैं उनके ऊपर ट्रेन किया। उन 30 यूनिवर्सिटियों में 600 असातिज़ा की ट्रेनिंग के बाद उन्होंने अपनी क्लासों में तकरीबन 12,000 स्टूडेंट्स को इसके बारे में, क्योंकि सबसे बड़ी अच्छा, तो फिर आपको अपना फीमेल स्टाफ भी ज़्यादा देखना होगा कि आपको ज़्यादातर ख़वातीन को ट्रेन करना है कि जो आगे ख़वातीन से इस हवाले से बात कर सके। कि जैसे आपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेजरमेंट्स की बात की, तो वो ख़वातीन जो हैं उनको ज़रा बताने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। अच्छा, अब देखने में यह आया है कि जब भी कोई कपल अडॉप्ट करता है, जब भी जॉइंट काउंसलिंग होती है और कपल काउंसलिंग हो रही होती है, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है इसमें, क्योंकि किसी दुकान में जाके कॉन्ट्रासेप्टिव कोई खातून
खातून लेने के लिए अभी भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो उसके लिए सब सितारा ने काम ये किया है कि सितारा बाजी जो घर घर जाती है, डोर टू डोर विजिट्स, नेबरहुड मीटिंग करती है और वहाँ की ख़वातीन को राय लेती है, उनसे पता करती है कि अब फैमिली मुकम्मल हो गई है या वफ़ा चाहिए। ये लोग कंफर्टेबल होती है ख़वातीन जब ये जाती हैं, सबसे सितारा की ख़वातीन लोगों के घर जाती हैं, तो ये औरतें डिस्कस करने के लिए कंफर्टेबल? बहुत ज़्यादा। उसकी वजह यह है कि वो सितारा बाजी या उसी इलाके से है और मर्दों की काउंसलिंग के लिए सत्तार भाई एक दूसरे कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं जो उनके घर के मर्दों को, सत्तार भाई और सितारा बाजी कम्युनिटी के लोग हैं जो वहाँ मौजूद हैं। ये जब काउंसलिंग करके लोगों को राय का आमादा करके किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास आती हैं तो सर्विस प्रोवाइडर उनके एड्रेस करती हैं वो कंसर्न्स जो कि फैमिली प्लानिंग के मेथड को अडॉप्ट करने में राह में हायल हैं। और मैं आपको बताऊं, कोई दीनी रुकावट नहीं है क्योंकि किसी ने एक इंसान की जान बचाई, उसने जैसे पूरी कोई तमाम इंसानियत की जान बचाई। सबसे बड़ी वजह जो है इसमें है मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन कि अगर कोई मेथड अडॉप्ट कर लेंगे तो मैं मोटी हो जाऊंगी, मेरे बाल गिर जाएंगे, दोबारा मैं बांझपन का शिकार हो जाऊंगी। तो जब इन मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन को अर्लियर एज में एक खातून जो उसी इलाके की हैं या सर्विस प्रोवाइडर डिस्कस करती है, हमने एक प्रोग्राम चलाया हुआ है इस वक्त, कहते हैं सुनो सहेली कैंपेन, क्योंकि पीयर लर्निंग का बहुत ज़बरदस्त प्रेशर होता है इसमें। तो जब ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रोग्राम चलना शुरू हुआ तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आना शुरू हुई उसके अंदर। और फिर क्योंकि आजकल शादियां जब भी होंगी उनकी, जब यूनिवर्सिटी से बाहर फारिग व तहसील होंगी, अपना घर बसा रहे होंगे ये लोग, तो मेरे ख्याल से इस वक्त यूथ को फोकस करना, मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन को रिमूव करना कम्युनिटी के लोगों को, आई थिंक वी कैन गेट देयर। एक इशू जो बहुत बड़ा है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऊपर हमने टैक्स लगा दिया। एक तंदूर की नान जो है 20 रुपए की मिलती है और एक कॉन्डम जो है वो हमारे यहाँ तकरीबन 25 रुपए का मिल रहा होता है। 18% जनरल सेल्स टैक्स, हमने इसको लग्जरी आइटम का नाम दे दिया है, यानी जिस तरह से परफ्यूम्स होते हैं या चॉकलेट्स होती हैं इंपोर्टेड, बिल्कुल उसी तरह से हमने, ये तो बेसिक नीड्स इसमें आ जाता है आपके जी। और अभी ग्रीन स्टार ने फीमेल पार्लियामेंट्री कॉकस में महताब अकबर राशदी और शाहिदा रहमानी की सरबराही में एक पार्लियामेंट की जो इतनी भी खवातीन है उनको जमा किया, उनको आगाही दी। पार्लियामेंट में उन्होंने फ्लोर किया। शाहिदा रहमानी ने इस कॉकस के बाद ये डिमांड की पार्लियामेंट में कि जी ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऊपर से फौरन ये टैक्स हटाया जाए, क्योंकि लोगों खाने के लिए रोटी नहीं है तो फिर ये जो लोग खरीद के इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी आप मना कर रहे हैं ताकि और आबादी फैल जाए। तो उनको 1% से जवाब दे दिया गया कि IMF के प्रेशर की वजह से ये, क्योंकि पहले से लगी हुई ड्यूटी, इस सिलसिले में अभी कुछ नहीं किया जा सकता। ये बड़ा ज्यादा मेरे ख्याल से इवन के जो सैनिटरी पैड्स पर उस पर भी ऐसे टैक्स नहीं लगना चाहिए। एग्जैक्टली अगेन देन वो आपकी फिजिकल हेल्थ से वो रिलेटेड वो चीज़ आ जाती है, इट्स नॉट इवन अ लग्जरी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात की। देखें ये बड़ा ज़रूरी है और जो उन्होंने आदाद शुमार आपके सामने रखे दे आर हॉरेंडस। आप खुद सोचें ना कि अगर 50 लाख जो है वो अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं तो फिर उनका ख्याल भी कैसे रखा जाएगा। तो और वो जो औरत जो बच्चा भी पैदा करी है वो किस दिमाग से वो बच्चा पैदा करने जा रही है, उसकी ऑलरेडी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हर तरीके से, ये बड़ा ज़रूरी है। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम दोबारा से अपने टॉपिक को वहीं से शुरू करेंगे, कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो उसको हम बेहतर कैसे बना सकते हैं, और कैसे ये बाकी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने वाले लोगों को भी इस बात का पता होना चाहिए कि भाई हमें अगले की ज़िंदगी को सहल बनाना है, आसान बनाना है। अब वो आप पहले ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ यहाँ पे नादिया मौजूद थे, वो बता रही थी कि कैसे वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं और वो सफ़र कहाँ पे कर रही हैं कि क्योंकि उनकी मियाँ फाइनेंशियली थोड़े से वीक हैं और उनके जो देवर हैं वो थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं, तो उनका बच्चा एक अच्छे स्कूल में जाता है, इनका बेटा एक नॉर्मल स्कूल में जाता है, और उनके लिविंग स्टैंडर्ड में फ़र्क है, वो अच्छी शॉपिंग करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, इनके मियाँ अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इनके सीन और है। तो वो मुसलसल जो कंपैरिजन है वो उनके बच्चे के लिए जो है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। इसका कॉलर हमारे साथ मौजूद है, मैं उनको भी ज़रा शामिल कर लूँ, फिर मुझे प्रिवेसी के वाले से बात भी करनी है कि प्रिवेसी भी कितनी इंपॉर्टेंट है भाई, जो कि आपको शादीशुदा जोड़े को देनी चाहिए। तारिक साहब हमारे साथ कॉलर मौजूद है अटक से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी तारिक साहब क्या कहना चाहेंगे? जी मदिया बोल रहे हैं बेटा? जी मदिया बोल रही हूँ। अच्छा मदिया बेटा, आई एम 63। अच्छा। तो
जॉइंट फैमिली के बारे में आपकी डिस्कशन हो रही है। मैं रेगुलर आपका प्रोग्राम देखता हूँ, बड़े सेंसिटिव इश्यूज आप डिस्कस करते हैं। तो बेटा जॉइंट फैमिली के 1% अगर कुछ बेनिफिट्स हैं ना, तो 99% इसके लॉसेज हैं। मैं और मेरे बहन भाई सारे हम इसका विक्टिम है जॉइंट फैमिली सिस्टम का। हेलो जी जी जी, हम आपको बिल्कुल सुन रहे हैं, हम आपको सब सुन रहे हैं। जी जी, हम सारे इकट्ठे रहते थे विद्याल में, और हमारे चचा साहिबान जितने थे, मेरे वालिद साहब खुद बहुत ज्यादा पढ़े लिखे इंसान थे, लेकिन बहुत ज्यादा जेंटलमैन इंसान थे। और चचा साहिबान जितने थे उन्होंने अपने जिस कदर जुल्म और तशद्दुद हो सकता था, फिजिकल टॉर्चर, हम सब बहन भाइयों पे इस्तेमाल किया। और हमारे आपके वालिद साहब कुछ कहते नहीं थे? जी, आपके वालिद साहब कुछ कहते नहीं थे? क्योंकि होता ये था ना कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में हर कोई तरबियत कर रहा है। अहमद फराज साहब मेरे वालिद साहब के क्लास फेलो थे, पेशावर यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर्स किया था 60s में, और हमेशा बड़ी अच्छी पोस्टों पे रहे, की पोस्टों पे रहे, लेकिन जेंटलमैन थे। वो कहते थे मेरे बहन भाई हैं, मेरे बच्चों की बेहतरी के लिए इनको समझाते हैं। और वो समझाना ऐसा होता था कि हमें बाकायदा फिजिकल टॉर्चर किया जाता था। और इसका नुकसान क्या हुआ कि हम सब बहन भाई आला तालीमें नहीं हासिल कर सके, और हमारे जितने चचा साहबान थे उनके सबके बच्चे वेल सेट हो गए, सारे वेल सेट हो गए। अब सारे अलग अलग हैं, और उनके बच्चों को कभी किसी ने उंगली भी नहीं लगाई। अल्लाह अल्लाह। और जब मेरे वालिद साहब ने एक दफा मेरे एक चचा के बच्चे को थोड़ा सा समझाने की कोशिश की, तो मौसूफ ने आगे से मेरे सामने ये कहा मेरे वालिद साहब को कि भाईजान, बच्चों को डांटते नहीं है, इनसे उनकी शख्सियत पे बुरा असर पड़ता है, मनफी असर पड़ता है। वही चचा जो आप लोगों को मारते भी थे बेटा। हम अपनी तबाही का किसको जिम्मेवार ठहराएं? मैं सिर्फ और सिर्फ, मैं नाम नहीं बता सकता, मेरे बहन भाई सारे शायद सुन रहे हो इस वक्त प्रोग्राम, और वो चचा साहिबान भी शायद सारे सुन रहे हो, लेकिन हम सारी पूरी मेरी फैमिली सफर हुई। सिर्फ ये था कि मेरी वालदा बहुत ज्यादा सादा लो थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, और वो भाई सारे पढ़े लिखे थे। मेरे वालिद साहब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, लेकिन उनके जितने भाई थे, जितना एक वो हिंदी का लफ्ज है शायद या पंजाबी का लफ्ज है, क्रोध उसको कहते हैं ना, यानी अंदर का जितना उनके वो जहर होता था ना, वो सारा हमारे ऊपर उन्होंने अप्लाई किया। मैं तारीफ, मैं आपको बचपना तो ऐसे वापस नहीं लेकर आ सकती, लेकिन मैं मेरी बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार आपके लिए भी और आपके बहन भाइयों के लिए भी, क्योंकि देखिए वो जो बचपन का आपका ट्रॉमा है, आज आप बता रहे कि आप माशाल्लाह से 63 साल के हो गए हैं, लेकिन आप अभी भी वो ट्रॉमा कैरी किए हुए हैं। सॉरी, मैंने कहा आप अभी भी वो हम भी बात ही कर रहे हैं कि आपसे ये मतलब मैं बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके लिए कि आप बचपन में जो आपके साथ हुआ 63 साल की उम्र में भी आके आपने इसका ट्रॉमा कैरी किया हुआ है। अभी तक मैं उस ट्रॉमा में हूँ। यही पोजीशन मेरे सारे बहन भाइयों की है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी दे और अल्लाह करे आप इस ट्रॉमा से निकलें, ताकि आपके बच्चे जो हैं वो कहते हैं ना, एक कुछ ट्रॉमाज ऐसे होते हैं जो नस्ल दर नस्ल ट्रैवल करते हैं, आपके बच्चे इस ट्रॉमा से बच सकें। ये ज़रा मुझे बताइए जो एस्पेक्ट, और क्योंकि देखें वो बता रहे हैं उनके सारे बहन भाई उसी चीज़ से, बस 63 इज़ अ गुड एज, और वो आज भी उसको याद करके वो तकलीफ़ में है। बिल्कुल। और देखें जैसे इनका केस है, उसी तरह अगर आप अपने घर वालों में भी देखेंगी, आपकी वालदा को देखेंगी, आपकी खाला चची फुफियों को देखेंगी, तो जिनके साथ वो ज्यादती हुई है, शादी के शुरू के साल में ज्यादती हुई है, आप देखेंगे कि अभी तक उसको भूल नहीं पाए। अब वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, सालों साल हो चुके हैं, अब उनके पास वो कंट्रोल है, फिर भी वो याद करती होंगी कि मैं तो रोटी जो है वो अकेले बाद में खाती थी या बासी खाना खाती थी, तो अपने किस्से सुनाएंगे, यानी कि उसका इम्पैक्ट अभी तक है। देखिए मतलब इंसान को जो ना कमतर फील करना और आउट ऑफ कंट्रोल, जैसे कहते हैं कि मेरे पास कोई इख्तियार ही नहीं है अपनी ज़िंदगी का, स्पेशली घर जैसी स्पेस में, वो एक फीलिंग अगर आपको बार बार दिलाई जाएगी तो जो है आप टूट जाएंगे, आप कमज़ोर हो जाएंगे। देखिए दुनिया से तो वैसे ही लड़ना है ना, घर से बाहर जाकर आपको अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, सबसे लड़ना है, सबको मुंह देना है। घर सेफ्टी होती है, सुकून होता है।
अगर घर में आपको वही जंगें लड़नी पड़ रही है, अपने बच्चों के लिए लड़नी पड़ रही है, अपने हस्बैंड से लड़नी पड़ी है, अपने लॉस से लड़नी पड़ी है, तो वो जाहिर है वो इंसान की नफ्सियात कहाँ जाएगी, उसका जहनी सुकून कहाँ जाएगा। क्या करना चाहिए ऐसे में, जैसे देखिए अब इसमें ना दो पहलू आ रहे हैं, ठीक है। इन लॉज को क्या करना चाहिए, जैसे हम कह रहे हैं ना कि अच्छे इन लॉज हैं, वो अच्छे इन लॉज की कैटेगरीज क्या हो सकती हैं, और जो औरतें हैं जिनको ये मैसर नहीं हुआ है, अच्छे इन लॉज मैसर नहीं हुए हैं, तो अच्छे इन लॉज की वैसे डेफिनेशन क्या है? ओके देखिए, अच्छे इन लॉज की डेफिनेशन जो है ना, पहले हम एक सेटअप कैसा होना चाहिए, देखिए आपके यहाँ और हमारे कल्चर के हवाले से बात करते हैं, राइट। जो स्पेस का कॉन्सेप्ट है वो बड़ा फॉरेन कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ इंटरफेरेंस जो हम कह रहे हैं वो इन लॉज की तरफ से इन्वॉल्वमेंट है। वो कहेंगे बेटा हम तो प्यार से पूछ रहे थे, तुम तो हमें परेशान लग रही थी, लेट उठी थी, हमने तुम्हें क्रिटिसाइज नहीं किया, हम तो कंसर्न से पूछ रहे थे, उसे इन्वॉल्वमेंट कहा जाता है। तो आप उसको लेते किस तरीके से वो देखना बड़ा जरूरी है। देखिए इन लॉज है ना, देखिए वो पॉजिटिव होना भी चाहिए, वो पॉजिटिव होना भी चाहिए, वो दोनों तरफ से। देखिए लड़की को किस तरह चेंज होना है वो तो सेकेंडरी है, पहले जो इन लॉज हैं वो आप एक लड़की को लेकर आना चाह रहे हैं, आपकी तवक्कुआत अब चेंज होनी चाहिए। वो 80s का और 70s का जमाना कि वो आके चूल्हा जलाए। अच्छा मुझे लगता है कि लड़का भी तो मेंटली प्रिपेयर्ड हो शादी के लिए, तब उसकी शादी करो ना भाई। ये क्या बात हो गई कि आप उसको लेकर आ रहे हैं और वो ना अपनी बीवी को प्रोटेक्ट कर सक रहा है, ना वो उसकी जिम्मेदारी उठा सक रहा है। देखा हमारे यहाँ तो मुआशरे में होता ही है कि जो लड़का सबसे निकम्मा और नौकरी ना करो, शादी कर इसका इलाज ये जहनी नफ्सियाती बीमार है, ये लोगों की बच्चियों को आते जाते तंग करता है, ऐसा करो इसकी शादी कर दो और ये ठीक हो जाएगा। आप मुझे बताएं पेरेंटिंग हमारे यहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है प्रॉपर, जो हम खुद भी ट्रेन नहीं, हम समझते हैं हमने अपने बच्चों को बड़ा अच्छा पाला, हमें खुद भी नहीं पता होता कि पेरेंटिंग क्या होती है, हम किस तरह से बच्चों को, जैसे वो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि कंपैरिजन किया जा रहा है। अब बताएं कि अगर ऐसी फैमिली में अगर आपके जेठ के पास बहुत पैसा है, आपके हस्बैंड के पास पैसा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि सारी जिंदगी आपके बच्चे कोड़ेंगे, ठीक है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस में जाएंगे। लेकिन अगर उस औरत की पेरेंटिंग बहुत स्ट्रांग हुई भी होती तो अपने बच्चे को उस कॉम्प्लेक्स में कभी आने ही नहीं देती थी। हम लोग भी, हम कोई रईस फैमिली से तो नहीं, हम मिडिल क्लास फैमिली में पले हैं, हमने कभी बचपन में कोई ब्रांडेड चीज़ नहीं देखी, कुछ नहीं। हमें तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी जेठानी क्या पहनती है या मेरी नंद क्या पहनती है, आई डोंट केयर। मैं एक 500 रुपए की शर्ट पहन के भी बड़ा अच्छा फील करती हूँ, क्योंकि मुझे वो एक कॉन्फिडेंस अपनी माँ से मिला हुआ है, अपनी फैमिली से मिला। अगर ये हम नहीं करेंगे, नहीं उस वक्त जो था ना वो ब्रांड का कॉन्सेप्ट नहीं था। नहीं ब्रांड की बात करें किसी भी तरह से, सपोज अगर ये चीज मैं कैरी करती हुई आऊंगी ना बचपन से, तो मेरी पड़ोस के घर में भी गाड़ी आएगी तो भी मुझे प्रॉब्लम होगी, सिर्फ देवरानी से नहीं होगी। अगर मेरे फ्रेंड के पास उसका हस्बैंड ने उसको स्विट्जरलैंड ले गया तो भी मुझे प्रॉब्लम होगी। मुझे अपने आप को मजबूत करना है, क्योंकि ये दुनिया बहुत जालिम है। तो हमें पेरेंटिंग पे भी बहुत ध्यान देना है, हमें अपने बच्चों को किस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाना है। अच्छा सारा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सारा, मैं आपकी भी कहानी आपकी ज़बानी सुनना चाहती हूँ। माइक करीब कर लीजिए। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जो हूँ मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जाहिर सी बात है। और मेरा जो लाइफ में मतलब ये हुआ कि मेरी मतलब शादी का सिलसिला हुआ, तो मेरा जब छोटी फैमिली थी, मेरी मदर फादर और 2 बहनें थी, हम लोग ज़्यादा बहन भाई नहीं थे। तो हमारे यहाँ जब रिश्तों का सिलसिला होता है आफ्टर ग्रेजुएशन, तो फिर जो है वो मेरा प्रपोज़ल आया। मेरे हस्बैंड थे अच्छे क्वालिफाइड इंजीनियर थे सॉफ्टवेयर, तो घर वालों ने देखा, लोग यही मिडिल क्लास में देखते हैं कि भाई ये अच्छा लड़का पढ़ा लिखा और अच्छी एजुकेटेड फैमिली हो। तो ये इकलौते थे मेरे हस्बैंड, और इनकी माशाल्लाह 4 सिस्टर्स हैं, यानी कि 2 बड़ी हैं इनसे और 2 छोटी हैं। तो सब ने ये कहा कि भाई चलो बड़ी फैमिली है, मदर भी थी, उनके फादर नहीं थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चियों की तो शादियाँ हो जाती हैं, अपने अपने घर की हो जाती हैं, ये भी जाएगी बहनों की तरह, मतलब आपस में अच्छा है, इसका बॉन्डिंग रहेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब शादी हुई 10 इयर्स हो गए माशाल्लाह से, तो जब मैं शादी करके गई तो आफ्टर 1 मंथ होगा मुश्किल से, और उन्होंने किचन जो है वो
हवाले कर दिया। वैसे तो नॉर्मली तो लड़कियां बड़े खुश होती हैं कि चलो किचन आपके लिए हो गया, लेकिन यार वो किचन था, वो तो ऐसा लग रहा था जैसे तीनों वक्त की जिम्मेदारी डाल दी गई, ऊपर से आने वाले जाने वाले। वो तो मैं तो बिल्कुल ही मतलब हो गई शॉक के, जाहिर है सारा दिन ही किचन में निकल जाता था। अब तो आपकी जो नंदे थी वो आपके साथ काम नहीं अच्छा कराती 2 थी? मैरिड थी बड़ी, इनसे जो बड़ी थी, और इनकी जो बाद 2 थी वो दोनों ऑफिशियल थी। अब उनका ऑफिशियल का प्रॉब्लम ये था कि वो बिल्कुल यानी कि किसी चीज़ में कंट्रीब्यूशन नहीं करती। ऑफिशियल मतलब वो ऑफिस काम हाँ, वाला? एक ये लॉयर है अच्छा, और lawyer, हाँ। एक जो है वो स्कूल टीचर अच्छा, है। ठीक है। तो दोनों ही माशाल्लाह मतलब वैसे तो एजुकेटेड फैमिली थी, सास भी काफ़ी अच्छी रख रखाव वाली थी, लेकिन सास का ये था कि जी सारे ख़ानदान को भी लेके चलना है, कहीं अगर कोई शॉपिंग है, कहीं शादी है, कोई फंक्शन है, उसमें आप इकलौती बहू हैं तो आपका होना बहुत ज़रूरी है, मस्ट है, चाहे आप बीमार हो चाहे किसी भी उसमें हो। अच्छा सेकंड ये कि घर को भी प्रॉपर आपको देखना है, लुक आफ्टर करना है। अब मेड भी है तो उसको भी आपको लेके चलना है, तो उसके लिए आपको उठना भी वही 7 बजे सुबह और सोना भी रात को 1 बजे, पूरा किचन लॉक करके। तो इतनी ज़्यादा यार मतलब घबरा के रह गई। एक तो यानी अर्ली एज भी होती है, फिर हस्बैंड को भी टाइम देना है, फिर उनका भी मूड ख़राब के भाई। अच्छा उसके बाद ये नंदों का ये है कि जी दोनों जो बड़ी नंदें थी माशाल्लाह फैमिली वाली हैं, बच्चे हैं, तो वो हर वीकेंड पे आ गई जी। वो भी आती हैं, अब वो रात भर जागना, वो जो वीकेंड हाँ आपने जी, अपने मियाँ के साथ भी जी, निकलना है, अब वो रात तो भर उसको चला जागना गया। जी, रात को भाभी चाय, भाभी कॉफ़ी, भाभी ये, अच्छा चलो वो भी कर लो। अच्छा अच्छा अब बाकी क्यों नहीं, उनको डॉक्टर ने मना किया है नहीं, किचन में जाने अच्छा से? अच्छा क्रॉस मूड में रहो तो क्रॉस मूड में रहो तो भाभी का मूड खराब है। अब भाई जाहिर सी बात है एक बंदा एक हो जाता है थोड़ा सा। अब वो इतना यानी मैंने सरवाइव किया, बिलीव करें। और उसके बाद अभी तक यही है कि जी एक वेजिटेरियन है, एक नॉन वेजिटेरियन है, एक को चिकन बंद है, एक को मटन बंद है, सास डायबिटिक है। मतलब हम चाय सारा आप करती हैं? चाय भी बनाते हैं ना तो सबके लिए अलग अलग कप्स होती है भाई, चीनी तो वाली वैसे आपने अपने मियाँ से कभी बात नहीं की कि भाई ये जो आपकी बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हस्बैंड जो है वो बहुत अच्छे हैं, बस उसी की वजह से 10 साल तो अब बहुत अच्छे गुजर गए, लेकिन इस मामले में कहते हैं घरेलू मामले से भाई मुझे दूर रखा करो। अच्छा ये देखे ना, ये मर्दों वो कहते हैं भाई मैं ऑफिस से इतना थका हुआ, खुदा के लिए मुझे ना बताओ जो भी हुआ था, अपने तक रखा। ये मर्दों की नफ्सियात है। अम्मा ये नफ्सियात की फैमिली को लेके चलना है। नहीं, इससे ये होगा ना मिसेस के साथ होंगे ना बेगम माँ बाप का। बेगम का क्या होगा? बेगम का क्या होगा? आपके ही नाम पे तो आई है, आपके नाम पे आई है ना वो लड़की, वो भी तो आके एक अजनबी जगह पे आई है ना, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि भाई तुम अम्मी जाने और तुम जाने और आप बीच से निकल गए। ये मर्दों की मैं कहती हूँ ये इन लोगों की चालाकी है, इन लोगों की आपने अपने को गंदा नहीं करना ना माँ से ना बीवी से। वैसे पता है 2 तरह के मर्द होते हैं, है ना। एक मर्द बेचारा बड़ा मजलूम होता है जो माँ और बीवी के बीच में पिस जाता है। वो इसलिए मजलूम होता है कि वो बोल रहा होता है, वो दोनों का फेवर करता है, वो मजलूम, वो उस वक्त भी मजलूम नहीं होता। मर्द मजलूम नहीं है, किसी को तो सॉर्ट आउट करना है ना। ये नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हमारा माशरा ही नहीं है। क्या कैसे सॉर्ट आउट हो मुझे बताओ। हमारा माशरा अगर लड़का अच्छा भी होगा ना तो वो माँ, मैं वही वाली बात बता रही हूँ ना कि चारों तरफ से प्रेशर, चाहे लड़की हो या लड़का। जैसे इन्होंने कहा था कि वो सास भी आ जाए, ये भी आ जाए, तो इसमें सबसे बड़ा कैरेक्टर जो है ना वो माँ का है। माँ बेटे को पॉजिटिव कर सकती है और माँ बेटी को पॉजिटिव कर सकती है, समझे ना। हमारी माँ ही नेगेटिव है, That's it, खत्म। और वैसे आप तो बड़े किरदार भी मैं तो वो किरदार में हाँ मैं तो वो कर रही हूँ ना कि मैं तो सबसे ज्यादा नेगेटिव हूँ कैरेक्टर्स में। ऑफ कोर्स फिर आप समझती भी हैं कि जब वो नेगेटिव किरदार अदा भी कर रहे होते हैं कि उसका भी एक बैकग्राउंड होता है ना जो कि एक किरदार को नेगेटिव बना देता है। वो इसलिए कि वो मेरी माँ भी नेगेटिव थी ना, उसने मेरी अपब्रिंगिंग अब जैसे की तो मैं तो वैसे ही निकलूंगी ना। आपने पौधा लगाया है तो आप जिस तरह पौधा करेंगे, आप गुलाब करेंगे, आप कांटे तो नहीं, वो जो कहते हैं ना बबुल तो नहीं उगाएंगे। अच्छा, इस लिहाज से तो मुझे लगता है कि वाकई पे जो लोग वो आके कहते हैं कि जी छोटा कुनबा होना चाहिए, क्योंकि उनको पता होता है कि जो उनकी बेटी है ना, ये तो बेटी भेज रहे हैं लेकिन अगले जो है ना वो अगले बहू की पैकेजिंग के अंदर एक मेड लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल किचन के काम करने। अब जैसे इन्होंने कहा कि सारा कंट्रोल जो है माँ का है, तो अब जैसे बेटी आई है तो हमें कहना चाहिए ना, जाओ बेटा भाभी का हाथ बटाओ,
तो ये नहीं तुम बैठो, तुम अपने ससुराल से भी तो करके आई हो, तुम बैठो। ऑफिशियल में थकन है इस पूरे जो जॉइंट फैमिली की वो मेन जो लीड हीरोइन होती है वो माँ होती है। बाप फिर भी पीछे होता है। बाप को आपने हमेशा देखा और ड्रामों में भी देखा है, बहुत कम नेगेटिव सिक्योर हो जाती है ना, फिर ये सारी चीजें शुरू होती हैं। नहीं तो क्यों वो समझती है मेरे हाथ से बस बेटे की शादी कर दी तो मेरे हाथ से निकल जाएगा। अच्छा एक मैं आप सब लोगों से सवाल है, मुझे ये बताएं, जॉइंट फैमिली सिस्टम में जब कोई मसला होता है तो एंड से किसकी होनी चाहिए? आखिर में से मर्द की होनी चाहिए, औरत, घर के मर्द की होनी चाहिए, औरत की होनी चाहिए? क्या कि कोई भी कोई मसला हो जाता है, कोई फड्डा हो जाता है, बजाय कि जैसे हम सास जो हैं वो आके सारा बात करें, ससुर की या मियाँ की से कितनी मैटर करती है, किसकी से होनी चाहिए इवेंचुअली? नहीं, मियाँ की मेरा जहाँ तक ख्याल है कि होनी चाहिए। बातें तो सब की, ये भी बोलेंगी, मैं भी बोलूँगी, आप भी बोलेंगी, लेकिन फाइनेंशियली जो है वो हस्बैंड की मेरा जहाँ तक फाइनल डिसीजन। लेकिन यहाँ पे मर्द को होता ही नहीं है ना। मैं वही बात कर रही हूँ कि माँ होता है, वो अपने शौहर को भी चुप करा देती है। जैसे सास होती है ना, वो कह रही हाँ बेटा से आप तो चुप ही रहें। ये मैं अपने कैरेक्टर में आ गई हूँ। वो कहेंगे आप तो चुप ही रहे, आपने तो जिंदगी भर कुछ करना नहीं है और आपको घरेलू चीजों से कोई नहीं है, आप अपना वो काम। तो मर्द जो है ना वो बैकग्राउंड में चले जाता है। और माँ डरती है कि बेटा मुझसे छिन रहा है, तो और ये बेगम कहती है माँ की तरफ जा रहा है। नहीं तो मुझे ये बताओ कि फिर बेटे की शादी क्यों करती है? एक लड़की की जिंदगी क्यों अजाब करती हैं आप, लेकर क्यों आती हैं? अच्छा ये देखें ना, इसमें प्रिवेसी का भी मैंने बहुत देखा है। जैसे भी बात भी करें तो कि प्रिवेसी नहीं है ना। हाँ, कि अभी इनको भी आइडिया नहीं है कि इनका अपने हस्बैंड के साथ एक अच्छा टाइम, जैसे वीकेंड है तो वीकेंड में उनके साथ ठीक है, ज़रूर आप अपने पेरेंट्स के माँ बाप को भी लेके निकलें, लेकिन ऑफ कोर्स ये एट द एंड ऑफ द डे आप एक कपल हैं तो आपका राइट बनता है कि आपने मियाँ के साथ निकले। मैं ऐसे कपल में एक पंजाबी फिल्म मैं आपको कहूँगी, हनीमून फिल्म थी, उसमें दिखाते थे एक पंजाबी जोड़ा की शादी हो जाती है, लेकिन क्योंकि वो फैमिली प्यार बहुत है, पूरे जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुत मोहब्बत है, अब वो सब कहते हैं हम तो कभी हनीमून पे हम नहीं गए, ये लोग जा रहे हैं, तो सारे मिलके उनके हनीमून पे चले जाते हैं। तो मतलब पूरा कुनबा निकला हुआ उनके हनीमून पे ये। और फिर मैं अक्सर ऐसे लोगों को जानती हूँ कि वो जब शादी हुई, एक मैं ऐसे कपल को जानती हूँ कि जब भाई की शादी हुई तो भाई की बहनें छोटी थी, तो उनकी अम्मा ने कहा कि भाई ओहो मेरी बेटी तो बड़ा फील करेगी छोटी वाली बच्ची की, भाई देखो जा रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज। तो 9 ब्याह जोड़े के साथ वो अपनी छोटी बहन को साथ लेके गए। तो भी देखिए यहाँ भी कौन आया? माँ ही ना, मेन चीज ही माँ। वो प्रिवेसी का भी एक जो फैक्टर है, वो जो एलिमेंट है। हाँ नहीं मदिया वो गजल ने जो कहा ना कि इनकी सास, इनकी कितनी प्राइवेसी थी। हाँ सास इन्वॉल्व नहीं थी ना, वो ये लोग खुद जाना चाहती थी सास के पास। वो भी खुश थी बेचारी। हाँ वो भी खुश थी, वो भी देखा ना। तो मेन क्या हुआ, मेन हीरोइन कौन है इस कैरेक्टर में? आशा, माँ, सास, चाहे वो बेटी की हो। मर्द को भी स्टैंड लेना चाहिए। अगर आप किसी से शादी करते हैं, आप किसी लड़की को लेकर आते हैं, वो आप सब कुछ छोड़ के आपकी फैमिली में जब आ रही है तो उसका भी फर्ज बनता है। हाँ, तो मर्द जब लॉजिकली बात करें, अगर उसकी माँ कहीं गलत है तो उसको वो स्टैंड ले। मतलब आपको क्या लगता है थोड़ा खानदान वालों को प्रिवेसी देना कितना जरूरी है? हम तो लड़की से कहते हैं कोई बात नहीं, अब इसको बैठने दो माँ बाप के पास, अब इसको जाके लेके करने दो। अरे भाई यही तो उसका भी टाइम है। हाँ तो बेटा लेगा ना, अगर आप कह रहे हैं ना बेटा अगर स्टैंड ले या मर्द ले तो क्या होता है, ये जोरू का गुलाम हो गया। अपनी माँ के आ गई थी, जादू करवा के आ गई मेरा बेटा, तो बिल्कुल बोलता ही नहीं है। ये हो जाता है ना। आपको लगता है कितना इम्पोर्टेंट है कि आप कपल को प्रिवेसी दें? नहीं बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मेरी शादी हुई थी नहीं तो हर जगह जो है मेरे हस्बैंड की जो सबसे छोटी बहन थी वो साथ हम लोग जाते थे कहीं भी, देख रही होगी लेकिन उसकी बुराई नहीं कह रही हूँ मैं आपको उसका दूसरा पहलू बता रही हूँ। तो क्योंकि वो मेरी सहेली थी शादी से पहले, उसकी वजह से मेरे हस्बैंड से शादी हुई तो मेरी उससे बहुत ज़्यादा दोस्ती होती थी और मतलब कि उसकी कंपनी में मुझे बहुत मज़ा आता था। तो जब भी हम कहीं जाते थे तो मेरे हस्बैंड भी कहते थे चलो रुखसाना को साथ लेके चलते हैं। मैंने हाँ चलो लेके चलते हैं। अच्छा अदरवाइज़ अगर दूसरे पहलू से आप देखें किसी की दोस्ती नहीं है तो ऑब्वियसली प्राइवेसी का होता है इशू, लेकिन मुझे मेरी नंद के साथ बड़ा मज़ा आता था। इनफैक्ट कहीं अगर हम अकेले भी जाते तो मैं कहती थी यार रुखसाना को बुला लो साथ लेके चलते हैं। तो ऐसा भी होता है क्योंकि दोस्ती थी इस वजह से मुझे मज़ा आता है, लेकिन अदरवाइज जाहिर है प्राइवेसी तो देनी चाहिए आपको। जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो ये होता है कि भाभी के कमरे में चले गए, भाभी ये लिपस्टिक में लगा लो, भाभी ये कपड़े आपके पहन लो, भाभी, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी उससे कैसी दोस्ती है और आप उसको कितना आने दे रहे हैं अपने स्पेस में। नहीं, और अगर आपकी दोस्ती जैसे मेरी थी माशाल्लाह,
मेरी सारी भाभियाँ, मैं कहती हूँ कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी जैसी भाभियाँ कहीं नहीं। मुझे बिल्कुल बेटी की तरह और बहन की तरह पाला और अभी तक हाथ का छाला बना के रखा। मैं 6 भाइयों की इकलौती बहन हूँ, सबसे छोटी। तो मेरी भाभियाँ भी बहुत अच्छा ही, तो उनकी देवरानियों जेठानियों में इतनी दोस्ती होती थी कि आपस में जब शादी होती थी ना, तो एक भाभी दूसरे के कमरे में जाके कहती थी कि मैं फराजी, भी आपने अपनी ज़िंदगी का बड़ा टफ टाइम देखा अपनी हेल्थ के हवाले से, तभी आपके भाई वगैरह ये आपके साथ खड़े थे जब आपकी थ्रू आउट आपकी कैंसर ट्रीटमेंट में भी, जो कि एक बड़ी तकलीफ दे चीज़ होती है, हमें नाम से डर लगता है। तो ऑफ कोर्स दिस वाज वन ऑफ द रीज़न कि वो आपके साथ भी करते। मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक से जब वापस आऊँगी तो जो इम्पैक्ट है जब एक लड़का लड़की नौब्याता जोड़ा, जब मियाँ बीवी उनको प्रिवेसी ना दी जाए, तो वो भी उन पर कितना उसका साइकोलॉजिकल उसका एक इम्पैक्ट होता है, उस पर बात करूँगी, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद थे, उनके कॉलर का, क्योंकि देखिए हम सबके ओपिनियंस भी शामिल करेंगे। तो एक हमारे बड़े मोअज़्ज़िज़ कॉलर, उन्होंने ये कहा कि जी अब असल में मसला ये भी है कि पहले ज़माने में जो लड़कियाँ आती थीं तो उनका बड़ा एज डिफरेंस हुआ करता था, मतलब 10-15 साल एज का डिफरेंस होता था, इसलिए आप उनको जैसे उनको मोल्ड करते थे तो उनका ओपिनियन एग्जैक्टली वैसे बन जाता था और चीज़ें ठीक रहती थी। अब वो कहते हैं कि जी आजकल जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में इतनी प्रॉब्लम हो गई है, वो इस वजह से भी होगी क्योंकि आप लड़का और लड़की हम उम्र होते हैं, और इसकी वजह से वो जब आती ही है तो बहुत सारे ऑफ कोर्स अपने ओपिनियंस के साथ आ रही होती है, वो कमा भी रही होती है। और आजकल मैंने लड़कों को देखा है कि लड़के चाहते हैं कि हमें ऐसी लड़की मिले जो कि कमाती हो, ताकि वो अपना खर्चा उठा सके, क्योंकि लड़के को लग रहा था कि जी मैं जो कमा रहा हूँ ये मैं लगाऊंगा अपनी फैमिली पे, और जो ये कमा रही है ये अपने ऊपर लगाए। आपके पास ऐसे लोग आते हैं कि जी वो कहते हैं लड़की जो है वो जॉब करती हो? आते हैं, लेकिन फिर वो यही बात हुई ना, जो कमाओ हमारे लिए अपने घर पे लगाओ, अपने मैके में नहीं लगाओ। तो हमारे घर आ गई ना, तो फिर वो हमारे घर पे लगेगा। लड़का भी अपने घर पे लगाएगा, वो तो उसकी फैमिली है। हाँ। लेकिन तुम हमारे आ गई तो तुम हमारी फैमिली हो गई। हाँ, तो आप आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन वही बात है, जो समझदार लड़कियां होती हैं वो मैनेज भी करती हैं। लेकिन जो लड़की खुद कमा रही थी वो ये नहीं देखती कि जिससे उसकी शादी हो रही है एटलीस्ट वो इतना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो। पेरेंट्स की जो डिमांड होती है लड़का कमा रहा हो, घर अपना हो। सबसे ज्यादा जो इश्यू है कि वो घर अपना हो, तो फिर लड़का आगे सरवाइव कर जाता है। ओवरऑल जरा प्रॉब्लम आ जाती है। डिवोर्स की वजह क्या है? यही वजह कि अलग लेते, वो नहीं सपोर्ट कर पाते, आप जाइए अपने घर, फिर लड़की अपने घर आके बैठ जाती है। अच्छा, क्या लेते, क्या सपोर्ट नहीं कर पाते? मुझे इसमें समझ नहीं पाई इस बात को। मतलब ये कि वो किराया, तुमने कहा था ना कि अलग हो जाओ, ये देखो घर नहीं चल पा रहा, तुमने कहा था ना कि ये कर लो, मैं तो इतना, मेरा नहीं है मेरी सर क्या नाम है अर्निंग, तो मैं कैसे करूँ ये घर? मम्मी अब्बा के घर में थी तो कम से कम राशन तो वो डलवा लेते थे, तो किराया तो नहीं देना पड़ता था, एक कमरे में तो रह रहे थे, तो क्या हो गया? अगर तुम थोड़ी अम्मी अब्बा की सुन लो, बच्चे तो हमारे अब्बू देख लेते थे, अब क्या करो, हर जगह लेके भी साथ जाना है, बच्चों को कोई रखने वाला भी नहीं, तुम्हारी अम्मी तो रखती ही नहीं है, बीमार है, मेरी अम्मी तो कर लेती थी। तो ये बहुत हमारे पास आते हैं। हाँ, जॉइंट फैमिली में ये वैसे एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आपने अगर वो हो बच्चा या कहीं जाना हो या कोई प्रॉब्लम हो, ये है, इसमें वही बात आ जाती है अगर अच्छी हैं। अच्छा देखिए, मैं तो जैसे शो शुरू हुआ था तो मुझसे गज़ल ने कहा मधिया तुम बताओ तुम किस फेवर में हो, तो मैंने कहा मैं हूँ जॉइंट फैमिली सिस्टम की, क्योंकि फेवर में हूँ, क्योंकि देखिए माँ बाप होते नहीं, आप चाहे कितना लहदा कर दें, बट आपको पता है कि जब आपके माँ बाप बूढ़े होते हैं उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी तब होती है। बिल्कुल। तो तब उस वक्त वो नौकरों के पास आप छोड़े, क्योंकि वो बीमार होंगे, वो कुछ भी है, तो उनको सबसे आपकी ज़रूरत होगी। नहीं, हम अपने माँ बाप को देखें, गाफिल ना उनसे, हम अपने माँ बाप को देखें, हम घर जाते हैं बोलते हैं भाभी ने ये काम नहीं किया, क्यों? तो भाई आप भी तो वही कर रही हैं, आपने कहा उनके सास ससुर के साथ वो काम किया, फिर क्यों एक्सेप्ट कर रही हैं कि आप मेरे माँ बाप के साथ भी वही सब कुछ हो? येट हम प्रिवेसी जो है वो ज़रूर देनी चाहिए। ये जो लैक ऑफ प्रिवेसी होती है हम कपल्स के दरमियान देखते हैं, वो उनके रिश्ते को हम देखते हैं कि वो मजबूत नहीं बना पाती, जिसकी बड़ी क्या आपको अवामिल लगते हैं? देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि हम शादी किस वजह से कर रहे हैं, राइट, कोई क्लियर नहीं है इस पर
एक माँ अपने बेटे आपको कहना है कंपेनियनशिप के लिए शादी करें, ये तो अच्छा ये लोगों को पता कब समझ में आती है, जब लोग कुछ 70-80 साल के जब अकेले होते हैं, इनके अपने स्पाउस की डेथ हो चुकी होती है, फिर लोग कहते हैं हमें तो कंपेनियनशिप चाहिए, तो कंपेनियनशिप के लिए शादी करनी है। वो पहले भी कंपेनियनशिप के लिए थी। पहले अम्मी के लिए कर रहे थे या अम्मी बेटे की शादी इस वजह से करा रही थी क्योंकि यू नो काम करने वाला औलाद चाहिए, काम करने वाला नहीं, तो हर किसी की वो जो शादी है ना उससे नीड्स मुख्तलिफ है। और सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट यहीं पे आता है मदिया, जो लड़का लड़की शादी कर रहे हैं ना अक्सर वो भी सेम पेज पे नहीं होते। लड़की को अक्सर ये होता है कि मुझे फ्रीडम चाहिए होगी, वो बाहर रहता है, बाहर का रिश्ता है, जो वो फैंटेसी वाली चीज़ें होती हैं, मैं यहाँ से निकलूंगी, ये वो बाहर जाकर पता चलता है यहाँ तो भाई मेड भी खुद ही है, सारी चीज़ें खुद करें, तो रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट। तो सबसे पहले जो बेस लाइन है वो है कि आप क्लियर रहें कि आपकी आपके स्पाउस से एक्सपेक्टेशन क्या है, और घर वाले भी, जो हम हेल्दी इन लॉज की बात करें, आप प्लीज़ ये कम्युनिकेट करें कि हमारे घर का माहौल ऐसा है कि हमारी बहुएं किचन चलाती हैं, हेल्प ज़रूर मिलेगी लेकिन हांडी आपने करनी है, ताकि वो सामने वाले पर्सन प्रिपेयर्ड हो, वो प्रिपेयर्ड हो। ज़्यादातर क्या होता है, शॉक लगता है, आपने कुछ और इमेजिनेशन में रखा हुआ होता है, मैं तो घूमूंगी फिरूंगी, मेरा तो हनीमून पीरियड होगा, दिस एंड दैट, और रियलिटी जो बड़ी मुख्तलिफ होती है वो हिट हार्ड करती है। तो जब आप कम्युनिकेट कर देंगे कि भाई ऐसा ऐसा है, अगर लड़का भी कह दे कि देखें शुरू से जो छोटे मोटे मसले होंगे वो आपने खुद डील करने, मैं बैकअप में सपोर्ट करूंगा, अम्मी से आर्ग्यू नहीं करूंगा। नीलम, हमने फिल्मों में नहीं देखा वो जैसे दिखाते जब शादी होती तो लड़का मतलब पहली रात ही कह रहे थे देखो मेरी माँ मेरी सब कुछ है, तुमने मेरी माँ को, मेरी बहन का ख्याल रखना, मेरे भाई का ख्याल रखना, मेरे बाप का ख्याल रखना, सबको टाइम पे चाय देनी है, नाश्ता देना है, खाना देना है। तो वो कहती है कि ये तो टाइम था कि आप मुझसे वादा करते कि आने वाली जिंदगी को मिलकर अच्छा बनाएंगे, तुमने मुझे बाकी शिजरा गिनवा दी जो है ना फैंटेसी में ये कह रही है ना, माया अगले को कहती कहना उसको तुम अभी से बता दो जाके। हाँ नहीं और डरा के बेचते हैं, जैसे कि ससुराल कोई बहुत ही खतरनाक चीज है, वहाँ पर सबसे ज्यादा खतरनाक। और बच्चियों के दिमाग में ये होता है ना, शादी हो जाएगी, ये करना, शादी हो जाए, तो वो समझती है कि हम परी हैं, हम फैंटेसी में जा रहे हैं, एक शादी के बाद मियाँ के साथ घूमना, शादी के बाद ये करना, ये पॉइंट थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगी आपकी बात से। देखें ये जो हम नंदों की भी बात कर रहे हैं और यू नो न्यूली वेड्स की भी बात करें, स्पेशल फील करना हर किसी का राइट है, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज है, और सामने वालों को भी आपको स्पेशल फील कराना चाहिए, यू नो कि आप तैयार होके जा रहे हैं, यू नो। तो वो जो हेल्दी हम इन लॉज की बात कर रहे हैं उनको इंकरेज करना चाहिए कि भाई हफ्ता हो गया बीवी को घूमने लेकर नहीं गए, जाओ, क्यों नहीं जा रहे। तो जब ये वाला मैसेज आता है, ठीक है फैमिली के साथ, एग्जैक्टली फैमिली के साथ भी जाओ, बहन को भी ले जाओ। अच्छा लास्ट टाइम बहन को ले गए थे ना, अब इस दफा तुम दोनों अकेले जाओ, मूवी पे जा रहे हो ना, उसको लेके जाने की क्या जरूरत है, आइसक्रीम खिलाने ले जाना। तो ये जो बैलेंस तवाज़ुन बरकरार रखना है, होती है, लेकिन होती है ऐसी भी होती है। आप समझते हैं कि पावर गेम है, अगर बच्चे की शादी की तो माँ का पावर चला जाएगा, अगर लड़की ने सोचा माँ की तरफ ज्यादा इंक्लाइन हो रहा है तो मेरा पावर कम हो जाएगा। इट्स नॉट पावर गेम, ये तो प्यार के रिश्ते हैं। अच्छा हम एक नई शुरू कर रहे हैं। के बड़ा मैं अपने फादर इन लॉ को दी थी तो वो बड़ा खुश होते जब मैं मेरे हस्बैंड के भी तैयार होकर निकले थे, तो वो दिल में इतना खुश होता है कि देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, वो जा रहे हैं। सो एक उनको एक खुशी होती है कि दे आर हैप्पी कि बाहर निकले। तो इसमें मेरे ख्याल से ना ऐसे इनकरेज करना चाहिए। जी मंतहा हमारे साथ मौजूद है, जरा मंतहा से बात भी करूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं मैं अपने ससुराल से सेपरेट होना चाहती हूँ। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मैं वर्किंग वुमेन हूँ, तो हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है उससे। हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन मिलता है हमें रेस्ट करने के लिए, लेकिन उसमें भी फैमिली इवेंट्स आ जाते हैं और फिर नंदे बाहर से आ जाएंगी तो उनको टाइम देना पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड भी इस चीज़ पे एग्री कर रहे हैं कि हम लोग अलग हो जाते हैं, लेकिन मेरी सास और ससुर जो हैं वो अलाउ नहीं कर रहे हैं हमें अलग होने के लिए। मैंने सास को बहुत मनाया, पहले तो मुझे लगा कि शायद वो एक्सपेंसिव हमें हो जाएगा या हम उनके एक्सपेंस नहीं उठा पाएंगे जैसे हम अभी उठा रहे हैं, लेकिन मैंने उनको आई मेक श्योर टू हर कि हम जैसे अभी हैं आपके साथ, हम बाद में भी वैसे ही होंगे, आपके सारे एक्सपेंसेस जो हैं हम पूरे करेंगे। लेकिन वो आखिर में आके सिर्फ इतना मुझे बोल देती हैं कि भाई तुम मेरे घर को तोड़ना चाहती हो, तुम दोनों यहाँ से निकलोगे तो मेरे बाकी बच्चे भी हमें छोड़ के चले जाएंगे, हमने जो तुम लोगों पे लगाया है, अब तुम लोगों का टाइम है वो हमें रिटर्न बैक करो हमारे साथ रह के। अच्छा चलिए, अच्छा एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है मानसेरा से, नूर जहाँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी नूर जहाँ साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं ठीक ठाक हूँ। क्या कहना चाहेंगे? टीवी की आवाज़ ऐसा कर ले प्लीज़। बस ये कहना चाहिए कि वो मतलब इस साल को अपना घर ही समझे, लेकिन वो जब आती हैं तो वो कहती हैं कि ये लोग हमारे स्टैंडर्ड के नहीं हैं। आपके साथ ऐसा हुआ नूर जहाँ जी?
इन्होंने टीवी की आवाज़ खोली हुई, इनकी उससे प्रॉब्लम हो रही है। आप टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए नूरजहां जी, आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल वरना समझ में नहीं आएगी। हाँ जी, तो फिर ये क्या है? आई थिंक वी शुड ड्रॉप द कॉल। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और जब कॉल किया करें ना तो देखिए बड़ा अच्छा होता है अगर आप टीवी से सुन रहे होते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ, आप फ़ोन पे सुने तो हमें सही आवाज़ आएगी। वो इतना लंबा टाइम हो जाता है, बात नहीं कर सकते। अच्छा, तो फिर अभी आप लोग क्या आप लोगों ने डिसाइड किया क्या है, फाइनल डिसीजन क्या हुआ है कि आप लोग अभी छोड़ना चाह रहे हैं या अभी? मैं और मेरे हस्बैंड तो छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन सास ससुर अलग नहीं होने आपकी फैमिली में और कितने लोग हैं? मेरे एक जेठ हैं और एक देवर है और 2 नंद हैं। 2 नंदे आपकी। तो आप लोग फाइनेंशियल सब चीज़ों को टेक केयर आप लोग करते हैं? नहीं, सब करते हैं, सब अपना अपना हिस्सा देते हैं उन्हें। तो वो बस एंड में ये बोलती हैं कि आप चाहोगे तो बाकी सब भी निकल के चले जाएंगे। तो आप लोगों ने वैसे सोचा कि आप लोग जो जिस वजह से आप लोग बॉदर हो रहे हो, जो चीज़ आपको परेशान करी, कि आप लोग उस पर काम कर ले, कुछ मसले का कुछ हल निकालने की कोशिश करें? हमने बहुत कोशिश की, 3 साल से हम यही कर रहे हैं, लेकिन अब हस्बैंड भी कह रहे हैं कि बस अब बहुत हो गया। प्रॉब्लम क्या हो रहा है आपको? एक तो प्राइवेसी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। हाँ। मैं काम भी घर का कर देती हूँ, मतलब जितना मुझ में हिम्मत होती है काम से, ऑफिस से आने के बाद मैं वो भी कर देती हूँ। लेकिन सास बस ये कहती हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम मत करो। फेवरेटिज्म हो जाता है देवरानी जिठानियों में, वो पॉलिटिक्स जो होती है वो भी शुरू हो गई है मेरे साथ। अब अगर फैमिली इवेंट्स हैं तो फिर सबको साथ जाना होता है, कोई ना जाए तो फिर पूछा जाता है कि भाई ये वाला बेटा क्यों नहीं आया। तो फिर वो सास मुझे कहती हैं कि तुम अब मेरे बेटे को बस कमरे की हद तक रखती हो, बाहर नहीं लाती हो। तो ये वाली सारी चीज़ें बहुत, वो मेंटली बहुत प्रेशर मेरे ऊपर बन चुका है। मैं ऑफिस में भी ध्यान नहीं दे पाती और फिर घर में भी नहीं दे पा रही हूँ। वो बहुत ज़्यादा मैस्ड अप हो रहा है सब कुछ। आपने कभी सोचा है वही सास जो अपनी बहू को बहुत प्यार से लाती है, बहू रानी बना के लाती है, वो चुड़ैल कैसे बनती है? तो आप यही देखिए ना, क्यों वो चुड़ैल बन जाती है? वो चुड़ैल क्या, वो आप, मैं यही कह रही हूँ ना, मेन जो लीड है ना वो ही आपकी फाउंडेशन ही खराब है, तो आप कैसे ग्रो करेंगे? आप कैसे पॉजिटिव होंगे? ठीक है ना, फैंटेसी एक महीने के बाद खत्म हो जाती है, कपड़े जेवर ये वो। हमें इन चीज़ों पे काम करना है कि हमें एक्चुअल जैसे आपने कहा ना कि व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड योर मैरिज। आप बहू क्यों ला रहे हो, क्यों ला रहे हो? ठीक है ना, अगर आप काम के लिए ला रहे हो तो आप उसको बोलें कि भाई हमें मेड चाहिए एक, वो मेड जो उसको हम पे वे नहीं देंगे, वैसे बच्चे भी पैदा करें, बेटे को भी संभाले, घर में काम के क्लियर होना चाहिए ना। आप बहुत सारे घरानों में चीज़ें छुपाई जाती हैं, आपको तो पता होगा। नहीं, अब जैसे ये कह रही हैं कि मैं मतलब खर्चा भी उनका दूंगी, और माँ एक तरफ कह भी रही है कि आप हमें कुछ नहीं करो, घर से नहीं जाओ। क्या है वो बेटे और बहू की मोहब्बत है। अब भाई आप अलग होंगी तो क्या आप इवेंट में नहीं जाएंगी? अम्मा के यहाँ भी, चचा के यहाँ भी, सब जगह जाएंगी। तो माँ के साथ रह के जाने में ये मुझे समझ नहीं आता। वो कह रही कि उनको जो उनकी प्राइवेसी है कि वो जैसे सैटरडे संडे उन्होंने कहा क्योंकि लोग दोनों को नौकरी करते हैं, तो फिर वो जो जिसमें मियाँ बीवी का अपना टाइम भी होता है, उसमें वो कहती हैं कि नंदेवारा भी आ जाती हैं सारी, अब उनका भी होगा कि उन्होंने अम्मी के घर आना है। Can I suggest something? प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए होता यह है कि हम फौरन लास्ट के सिनेरियो पे जंप कर जाते हैं। देखिए हम क्या बात कर रहे हैं कि जो मदर्स हैं वो इनसिक्योर हैं कि शादी होगी तो बेटा वो खो देंगी, और इनफैक्ट यही हो रहा है, राइट? यही हो रहा है, ये जो बता रही है एग्जैक्टली वो सही साबित हो रहा है। तो वो क्यों इनसिक्योर नहीं होगी, राइट? देखिए यहाँ पर जो जहाँ हम बात कर रहे हैं हेल्दी इन लॉज की, अब लड़कियों के भी रोल्स चेंज हो रहे हैं। अब वो हमारी अम्मियों का ज़माना नहीं रहा कि जूते भी पड़े तो खाने और शादी चलानी है ना। गर्ल्स आर मोर अवेयर कि भाई एक अच्छी खुशबाश जिंदगी, मैं हेल्दी होंगी तो मेरे बच्चे हेल्दी होंगे, एग्जैक्टली। लेकिन उसके साथ साथ देखिए अभी हम पाकिस्तान में जॉइंट फैमिली के बेनिफिट्स भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, राइट? आपका मियाँ अगर बाहर 1 महीने के लिए चला जाएगा, आपको डर लगेगा अकेले रहने में। हम पाकिस्तान में है, तो आपको जो है वो लास्ट स्टेप लेने से पहले आप कुछ बाउंड्री सेटिंग्स कर सकती हैं उस घर के माहौल में। उनको मौका तो दें कि शायद वो भी तब्दील हो जाए आपके साथ। शादी से पहले आप देखें बच्चियां पूछ के जाती हैं ना, अम्मी हम खाला के जा रहे हैं या फ्रेंड के जा रहे हैं, अम्मी बोलती है नहीं जाना है, तो वो बुरा नहीं लगता। सास मना कर दे तो वो बुरा लग जाता है। सास ने मना कर दिया, ये बस एहतराम होता है और वो खुश। एक छोटा सा सवाल जो ना हम कह रहे हैं कि अम्मी हम जा रहे हैं, आप थोड़ी सी वो इतने खुश हो जाते हैं कि ये हमें वक़्त देते हैं। और एक बताना, ये आपकी वही बात है, ये आपकी माँ की है ना तरबियत, कि अगर वो पूछ रही है तो माँ कहे, बेटी आके अगर, क्योंकि बेटियां आके माँ से बताती है ना कि ये हुआ, अगर माँ उसको पॉजिटिवली कहे कि नहीं बेटा, वो मेरी जगह, मैं भी तो तुम्हें डांटती हूँ, मैं भी तो तुम्हें कहती हूँ कि उठो, मैं भी तो तुम्हें कहती हूँ कि ये कपड़े तय करो, अगर वो कहती है तो तुम
इतनी हाइपर क्यों हो जाती है? और क्योंकि ये भी हमें देखना चाहिए कि हम जिस घर में ब्याह के जाते हैं उस घर की आपने उस घर में ऑलरेडी खातून होती है जिसने घर सारा बनाया इतने सालों से बनाया और घर की रूल्स उनको। अच्छा, कॉलर हमारे साथ हैं मिसेस परवेज। अस्सलाम वालेकुम जी, कराची से कॉलर हैं। कैसी हो बेटा? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक। मिसेस परवेज क्या कहना चाहिए? मसला ये था कि हमारे बेटा तो शादी से पहले ही अलग हो गया लड़की के कहने पर, और शादी भी कर ली और अब बहुत दूर रहता है हमसे और वो ना आने देती है। अपने मैके के करीब घर लिया है, तो हम तो बिल्कुल दोनों तरफ से ही गए। मतलब चाह तो यही था कि हम उनको अपने करीब रखेंगे, चलो अपने घर में ना सही, घर छोटा है, करीब तो रहेंगे, लेकिन उन्होंने तो हमें ऐसा मौका ही नहीं दिया। ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए जो लड़कियां पहले से ही माँ बाप, हमारा बड़ा बेटा था, बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन उसको बहुत दूर कर दिया। लेकिन मैं मिसेस परवेज, अगर आप मेरी बात में चाहूँगी लाइन पे रहे, लेकिन आप मेरी बात का बुरा ना मनाएं, तो इसमें मतलब बेटा भी तो जो हमारा भाई है उसका भी तो कसूर है ना। मतलब वो भी तो कह सकता था कि नहीं मैं नहीं छोड़ सकता। मैं ये नहीं कह रही कि वो बड़ी जिम्मा है बेटा, जाहिर है उसकी सपोर्ट थी, लेकिन उसको इतना उसका ब्रेन वॉश कर दिया ना पहले से बुला कर, तो 24 आवर वो उससे कांटेक्ट में थी। माँ का, लड़की की माँ का। और देखिए ना इसमें अब वो क्योंकि बड़ा बेटा है तो जो माँ है वो उसकी बड़े बेटे से अटैचमेंट भी और होती है, और वो माँ बड़े बेटे के साथ खुद भी बड़ी हो रही होती है। और मैं आपको बताऊं वो इतना ताबेदार था माशाल्लाह के, अपने रूम में भी रात को जाता था तो कह रहा था मैं अम्मी अब सोने जा रहा हूँ। तो उसको एकदम से चेंज ओवर हो गया, मुस्तकिल उससे राब्ता, खाना नहीं खा सकता था, टेलीफोन, और आखिर एक दिन उसने डिसीजन लिया कि मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के, और वो चला गया। बहुत रोका, मैं सीढ़ियों तक गई, मगर उसके जहन में वही सवार थी कि मैं उसके बगैर नहीं। अगर वो ठीक होती तो हम क्यों ना उसे एक्सेप्ट करते। हमने पता किया तो वो सही नहीं थे वो लोग, और बस फिर उसको फुल ट्रैप करके और पूरा ब्रेन वॉश करके सबसे ज़्यादा मेरे खिलाफ कर दिया, और वो अब मुझसे बहुत नफरत करता है माँ से। ओह सो सैड। जी आई आप ये तो ऐसा वाक़या है कि कोई भी सुनेगा ना तो बहुत दुख होगा उसे। हाँ, मैं इमेजिन कर सकती हूँ। आपके आंसू जो है ना वो हमें जिस तरह से वो पी रही हैं, अभी के नहीं, हर वक्त होते हैं बेटा, हर वक्त। बहुत मेहनत से उसको, मैं भी जॉब करती थी, जॉब बीच में कई दफ़ा घर आती थी देखने के लिए कि ठीक है स्कूल से लाना सब करना, तो लेकिन एकदम उसने इतना चेंज किया अपनी तरफ। ठीक है, वो बहुत क्रिस्टल की तरह क्लियर था, इंजीनियर है माशाल्लाह, हर यूनिवर्सिटी में क्लियर, उसका कहीं किसी से फ्रेंडशिप नहीं, कोई अफेयर नहीं, और मैंने बहुत तरबियत के साथ रखा था, नाज करती थी, मैं फ़ख्र करती थी, मगर वो एकदम से उसमें चेंज आया। वो पहले उसने खाना छोड़ा मेरे हाथ का, मेरे खिलाफ कर दिया उसको बहुत ज़्यादा कि ये क्यों माँ से इतना अटैच, क्योंकि यकीनन वहाँ मेरी बात करता होगा तो वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। मिसेस परवेज, आपके हस्बैंड क्या कहते हैं इस मामले में? वो तो कहते हैं दुख तो बहुत है, बेटा है, आप सोचें क्या करना चाहिए, हमें तो कोई हल नहीं नज़र आ रहा। वो तो मिलना छोड़ दिया, उसने कहा मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ, आप लोग अपनी लाइफ जी लो। ओल्ड एज में हमें इतनी तकलीफ थी, मेरे हस्बैंड के घुटनों में, रिटायर्ड हैं, तो इस सूरत में वो हमें छोड़कर चला गया। That's his loss, entirely his loss. बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पैनल से, मैं तो कितनी माँ, वो कितनी मैं जॉब करती थी, मैं घर आके देखती थी मेरे बच्चे ठीक है, मैं चेक करने के लिए आती थी। अब सोचे वही सिस्टम की तरफ जा रहे हैं जो ओल्ड होम्स की तरफ। हाँ, ये अनफॉर्चुनेटली लेके जा रहे हैं। नहीं, अगर ये लड़की है ना तो इंशाल्लाह ये लड़का वापस भी आ जाएगा, कि अगर इतनी क्लेवर लड़की है तो ये इसके साथ भी नहीं रहेगी कुछ अर्सा, देख लेना। अच्छा, ऑल्सो मुझे नहीं लगता आप किसी एडल्ट को ब्रेन वॉश कर सकते हैं, राइट? वो एक इंसान की अपनी चॉइस होती है। देखिए, अगर कोई शख्स इतना बाशऊर है कि वो अपनी एजुकेशन के फ़ैसले ले रहा है, वो अपनी जॉब के फ़ैसले ले रहा है, तो उनकी उनसियत किसी से हो सकती है। और प्रॉब्लम ये आता है, जिस तरह आप भी बात कर रही थी कि मर्द की नफ्सियात क्या होती है, वो जो है इमोशनल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं कर सकते। आप उनको
फाइनेंशियल मसले देंगे, आप उनको कहेंगे मेरा वीज़ा लगवा दो, मेरा ये कर दो, कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स देंगे, वो सॉल्व कर देंगे। वो इमोशनल प्रॉब्लम जिसमें रोना है, जिसमें किसी को तकलीफ होना है, वो उसमें उनका जो जहन है वो वायर नहीं हुआ है ऐसे प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए। सब मर्दों के साथ ये जेनेटिक डिफरेंस है, क्योंकि women आर इमोशन सेंट्रिक, men आर प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप उनको वाकई अपने बेटों को और बेटियों को देखेंगे, मेज देंगे, बेटा फटाफट सॉल्व कर देगा। बेटियां जो हैं वो पोएम्स में और इमोशंस में और लाफ्टर में वो ज्यादा रहेंगे। ये ब्रेन जेनेटिक्स है। अच्छा, वैसे यही चीज जो है ना वो भी प्रॉब्लम ज्यादा, क्योंकि हम फाइनेंशियली हम उनको नहीं, क्योंकि हम फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। मियां का कि वो अलग हो गया, तो लड़के ने क्यों नहीं इतना ब्रेन वॉश किया कि मैं अपनी माँ के साथ रहूंगा? यही बात कर रही थी कि मुझसे मुतनफिर हो गया मेरा बेटा, और वो मेरे हाथ का तो खाना ही कितनी आप वो असल में वो जहाँ जो लड़की को पसंद करते थे, तो उन्होंने कहा मैंने पता कराया वो लड़की वाले इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन क्योंकि बेटे ने कहा मैंने यही शादी करनी है, तो वो माँ के खिलाफ किया हुआ होगा ना। अच्छा, मैं ये सजेस्ट करूंगी इनको कि देखिए वो जितना इनकी बीवी के अगेंस्ट कहेंगे, मुझे पता है तकलीफ की बात है, वो देख रही है कि वो लड़की इनके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ पर इनके पास वो चॉइस नहीं है। अगर उनको अपने बेटे से कनेक्शन रखना है, और अक्सर अब यह माँ बाप को करना पड़ेगा, आपको झुकना पड़ेगा। अगर आप वो बेटा इतना ज़्यादा उससे अटैच हुआ है, उसने अपने लिए फैसला ले लिया है, तो या तो आप ऑन बोर्ड आ जाएं, या तो आप तैयार हो जाएं कि वो पूरा का पूरा आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सब्र करके उसको एक चांस दे देते और एक्सेप्ट कर लेते, तो शायद वो घर तो छोड़ के जाता लेकिन कनेक्शन में रहता। राइट। सो अभी भी इनकी मदर से मैं यही कहूंगी कि अगर आप बार बार ये कहेंगे कि वो लड़की ब्रेन वॉश करके ले गई है, तो वो कब तक सुनेगा? वो कहेगा मुझे ये नेगेटिविटी चाहिए ही नहीं, बात ही नहीं कर रहा ना। नहीं किसको, बट ये दूसरी जो बात कर रही है कि वो आप गंद से तो नहीं धुलेगा ना। एग्जैक्टली, गंद को आप गंद से नहीं धो सकते। अच्छा, हमारी मैं आई वोंट नेम, बट सब जानते ही हैं, हमारी बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस हमारे अपने शो में बहुत बार आ चुकी है। उनके घर का भी कैसा इशू था कि उनकी बहू के साथ कुछ इश्यूज थे, और फिर सोशल मीडिया पे भी इतने खुल खुल के चीज़ें आने लगी, बट हमने बाद में देखा कि वही गो के वो बड़ी थी, उन्होंने खुद को फिर, क्योंकि उनको था कि मेरा बच्चा है और मेरे बच्चे आगे से मेरे बच्चे का भी बच्चा है, तो उन्होंने एटीट्यूड को चेंज करते हुए फिर वो आके बात भी करती थी। तो मैं कहती थी आपका बड़ा पन है, मैं कि वो आपने अपने आप को नीचे करके कि नहीं, तो हाँ, मुझे तो फिर आप देखें ना इसी तरह, तो फिर आपकी हेल्दी वो होती है। अब जैसे मैं मेजॉरिटी में अब देखती हूँ कि जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं ना, वो बहुत कम ख़राब होती हैं। अब जैसे सब कहते हैं कि अब तुम्हारी बहू आएगी वो, तो मैंने कहा जैसे मैंने अपनी बेटी की परवरिश की है, मैं अपनी बहू को भी वही सेम रखूँगी। अगर वो भी लेट उठती है तो सुके मेरी बेटी नहीं उठती थी, ठीक है ना, या वो काम नहीं करती थी या बहुत करती थी, तो ये भी नहीं करे। ये मेरी अभी से थिंकिंग है कि मैं कभी भी अपनी बहू को कुछ भी नहीं कहूँगी, जैसे मेरी बेटी थी मैं सेम उसको रखूँगी। तो मुझे ये बताएं कहाँ से झगड़ा शुरू होगा? अच्छा, मुझे बताएं एक सवाल आप सबसे, जो सवाल अगर मैं अपने पे रखूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि अगर कल आपका बच्चा आपसे कहे कि हमने आपसे अलग रहना है, तो आप उसको सपोर्ट करेंगे? हाँ, इट्स ओके, जाए। मैं तो अपने बेटे को कह दिया है कि शादी के बाद अलग हो जाना बेटा। मम्मा, मैंने कहा हाँ सीरियसली कह रही हूँ, हो जाओ ना, ताकि तुम्हें स्पेस मिले, तुम्हारी अपनी लाइफ हो ना, आप अपनी लाइफ एंजॉय करो। बेशक रहना चाहे मेरे साथ सर आंखों पे, बट अगर अलग होना चाहे वो खुशी खुशी अलग हो। तो आप मुझे बताओ कि ये फिर हेल्दी चीज़ है ना, वो अगर वीकेंड पे मिलने आ रहा है तो खुशी खुशी मिलने आएगा ना मुझसे, जो भी है, तो आप दे दो उसको इजाज़त, बजाय इसके कि आप अंदर बैठ के कूड़ो जलो कि वो मेरे पास नहीं आया, या मेरे पहले उसके पास चला गया, पहले मेरे पास क्यों नहीं आया। वो अलग हो जाता है शादी के बाद, हर चीज़ अलग हो जाती है। आप अगर आप मेंटली तौर पे सोचें कि आप शादी क्यों कर रहे हैं अपने बच्चे की, उसकी खुशी के लिए कर रही हैं या जो भी है व्हाटएवर, अपनी खुशी के लिए करें। आती आप एकदम से डायन क्यों बन जाती हैं, कहा था आप चुड़ैल क्यों बन जाती हैं एकदम से जब बहू आ जाती है घर में? अगर आप वैसे ही नॉर्मल, अच्छा कुछ बहुएं भी ट्रेल बन की एंट्री मारे होती हैं, हमसे भी जा रही है, साथ ही कुछ बहुएं भी आजकल की ज्यादा। और अब मैंने तो ये भी देखा कि लोग ज्यादातर जो डिमांड भी करते हैं कि जी सास ना हो तो ज्यादा अच्छा है। तो अच्छा बहुएं पहले भी सोच हुआ उनका इंतकाल हो गया, लेकिन अंदर अंदर खुश हो रहे हैं, बड़ा बहुत अच्छी थी बेचारी। लेकिन लोग ऐसे वैसे कहते हैं कि जी ऐसा हो कि जिसमें सास, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ना, आई टोटली एग्री विथ हर कि आप अच्छे माहौल में अच्छे रिलेशनशिप्स के साथ अच्छी तरह से उसे स्पेस दें,
कि वो आपसे कनेक्टेड भी हो। हाँ, मैं यही कहना चाह अगर एक ही घर भी है फॉर इंस्टेंस, जैसे मेरे जब हम बहुत छोटे थे, भाई की शादी जब हुई थी, तो हमारे घर में जो ऊपर वाला जो पोर्शन था वो वहाँ भाई रहते थे, उनका किचन भी अलग था, सब कुछ था, लेकिन भाभी हमारे साथ थी, मतलब आती थी नीचे बात सब कुछ करना। और वो कितनी हेल्दी रिलेशनशिप होगी, है ना? वो सबसे ज्यादा मतलब कि मेरी जो बड़ी भाभी हैं, वो काश देख रही हूँ लंदन में होती हैं, वो मुझे मतलब बिल्कुल बच्चों की तरह, मेरी उनकी एज डिफरेंस इतना है कि हमें ऐसा लगा कि बिल्कुल लैंग्वेज इतना जल्दी अडॉप्ट कर लेना, हालांकि दूसरे कल्चर की थी, सब कुछ बहुत इजी, वो स्मूथली चला। हमें लड़कों को, वो लड़का जो लड़की ब्याह के लेकर आ रहा है, अब जरा उसकी बात करें, हमने औरतों की बात तो कर ली, अब ये जो लड़का जो ब्याह के लेकर आ रहा है, इसको क्या एडवाइस देनी चाहिए? कि सिर्फ गोरी लड़कियां, सिर्फ खूबसूरत लड़कियां, सिर्फ ऐसी, प्लीज़ एक अपना कुछ स्टैंडर्ड रखें, जो समझदार लड़की हो, जो आपके, अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पेरेंट्स के साथ वो गेट अलॉन्ग करे, तो उससे पहले ही आप उससे बात करें कि देखिए मेरे घर का ये माहौल है, अगर इफ शी इज ओके तो वो गेट अलॉन्ग करेगी, पहले से प्रिपेयर्ड होगी, उसको बताएं। हाँ, अगर नहीं होगी प्रिपेयर्ड, समझदार लड़की, समझदार लड़की, ये तो वही माओ के ऊपर होता है ना। माँ कहता है गोरी हो, दुबली हो, खूबसूरत हो। अब बाकी लड़कियों का क्या करें, जैसे इन्होंने कहा अभी कि गोरी दुबली पे नहीं जाएं, आपका घर संभालने वाली औरत है, लड़की है, आपके स्टैंडर्ड किया है, आपने आप शादी में ला रहे हैं ना, आप डिफेंस की लड़की रही हैं, तो फिर मुझे पता है कितने लड़के हैं जो शादी करते वक्त ये सोचते होंगे कि अपनी होने वाली बीवी के साथ बैठ के ये बातें करते होंगे कि आओ मिलके हम ऐसी जनरेशन पैदा करें जो आगे चल के, जिस पर हमें फख्र हो, आगे चल के जो इस माशरे के अंदर एक बेटर चेंज लाएं। हमने देखिए, हमने ख़वातीन की बात की, लेकिन जो लड़के हैं उनको बताने की ज़रूरत है, शादी से उनको बैठाएं, उनको बताएं कि व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो आ रही है वो आपके आसरे पे आ रही है, आपने उसको प्रोटेक्शन देनी है, साथ साथ आपने जो आपके घर के ऊपर है उनको भी रिस्पेक्ट देनी है, ताकि कहीं पे क्लैश ना हो। आप सबका बहुत शुक्रिया, बड़ा मुख्तसर था, पता नहीं चला, हमारी डिस्कशन आगे गई। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रही है, बात रही है, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। जिंदगी ने तो कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।